दोस्तों 4 ऑप्शन में से एक चूज़ करना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्योर जो लव है वो किसका होता है। एक माँ का बच्चे का, एक हस्बैंड का वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर यार दोस्त। आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा प्यार जो प्योर कहाँ पर होता है। आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे माँ तो खैर नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है बच्चे के लिए, पर फिर भी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में जो बच्चे की हिम्मत दिखाई गई है, उसकी एज और उसकी उम्र देखो अपनी, उन्हें कहते हैं कि जाथर से ज़्यादा काम किया उस बच्चे ने। तो यार ये चीज़ देख कर ना एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आती है। कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इतना प्योर लव जो है वो रियरली आज के डेट में कहीं आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोगों की क्या राय है यहाँ पर कि माँ बच्चे का प्यार सबसे ज़्यादा प्योर होता है या फिर इसके अलावा भी कोई और आप लोगों के माइंड में एंगल है, बताइएगा जरूर, ठीक है। तो सबसे पहले तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। शानदार तरीके से आज का दिन स्टार्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं, बस जय हिंद लिखिएगा और आज का शेड्यूल क्या है आप लोगों का वो जरूर लिखिएगा। यानी कि आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। क्या आप लोगों ने जिस टाइम डिसाइड किया था मॉर्निंग में उठने के लिए उसी टाइम आप लोग उठे हो या फिर आगे पीछे हो गया टाइम। क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो माना जाता है कि इंसान को आधे से ज़्यादा सक्सेस तो वही दिला देता है। लाइफ में डिसिप्लिन में होना आसान काम नहीं है। अगर आज आप लोग बहाने बनाते हुए नजर आओगे ना तो बोला गया कि बहानों से आज आसान हो जाएगा आप लोगों का कि हाँ ठीक है यार छोड़ो आज का काम रहने देते हैं, आज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आज ना सो लेते हैं थोड़ा सा और आज मजे ले लेते हैं, आज एक्सरसाइज नहीं करते हैं यार, आज ना प्रैक्टिस रहने देते हैं एमसीक्यू की, ठीक है आज का लेक्चर देखने को रहने देते हैं। भाई सब आप ही तो कर रहे हो ना, ये सब थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप नहीं देख रहे हो आज का लेक्चर, आप टाइम पे नहीं उठ रहे हो, आज टाइम पे अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो क्या दुनिया नहीं कर रही है क्या? भाई सब दुनिया कर रही है। तो इस यहीं से काम होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों ने 4-5 दिन ऐसे ही बहाने बनाए, 4-5 दिन लाइफ में अपने जिंदगी में ऐसे किए, फिर आदत बन गई और उसके बाद में फिर देखो आउट ऑफ द रेस हो गए। नेक्स्ट ईयर की तैयारी करो बैठकर। तो बहानों से आज आसान बनेगा आप लोगों का, कल कठिन होगा। अगर अनुशासन में आओगे तो आज कठिन होगा। मुश्किल है भाई साहब मॉर्निंग में टाइम पर उठना, मुश्किल है मॉर्निंग में सारी चीजें करना, अपने शेड्यूल को लेकर चलना सबके बस की बात नहीं है। अगर ये काम भी आप लोग टाइम पे कर लेते हो ना कि मॉर्निंग में टाइम पर उठकर अपना दिन स्टार्ट कर लिया जिस टाइम आप लोग ने डिसाइड किया था सोने से पहले, तो पीठ थपथपा लो। आधे से ज्यादा क्या मैं बोलूंगा 95% लोग बस सोचते हैं, कर नहीं पाते हैं। 5% जो सोचते हैं वही इतिहास रचते हैं और वही अपनी जिंदगी में एक सही मुकाम पर पहुंच पाते हैं और दूसरे बोलते हैं कि हाँ यार हम भी कर लेते, काश उस टाइम पर ये कर लिया होता। तो जिंदगी में ये चीजें आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगी। तो अगर कोई उस काम को कर पा रहा है ना सही से, सबके बस की बात नहीं है भाई साहब। ये चीजें बोलना और करनी और कथनी में ना धरती आसमान का फर्क नजर आ जाएगा आप लोगों को। नहीं यकीन आता है तो अपना आपको एक पैटर्न में लेकर आओ। और नहीं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, चलो अगर आप लोग डेली 8-10 बजे उठ रहे हो, मतलब 7-8 बजे, या फिर आधे तो ऐसे भी हैं जो सोते रहते हैं मजे में, तो आप लोग खुद चैलेंज में अपने आप को लेकर आओ कि 7 दिन लगातार जो है मुझे मॉर्निंग में 4 बजे उठना है। स्टार्टिंग के दिन सर में दर्द रहेगा, उसके बाद में पैटर्न में आने स्टार्ट हो गए। एटलीस्ट 5 बजे उठने की तो आदत अपनी डाल लो, क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा ना 9:30 बजे, फिर उस दिन ना भाई साहब 8 बजे उठने की आदत है। सेंटर थोड़ा दूर आ गया और जैसे तैसे उठकर भागोगे, वहां पेट में दर्द होगा, गुड़गुड़ होगी पेट में, खाना पीना कुछ होगा नहीं, सर में दर्द होगा और भाई साहब साल बर्बाद। तो जितना टाइम बचा हुआ है ना उसके हिसाब से, अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स के हिसाब से आप लोग तैयारी कर रहे हो, अपना किसी स्टेट पीसीएस के हिसाब से अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो अपना शेड्यूल चेंज करना स्टार्ट कर दो अभी से ही, वरना उस टाइम पर पछताओगे और ये छोटी सी गलती आप लोगों को 1 साल का नुकसान पहुंचा कर जाएगी। तो इसलिए कहता हूं कि जिंदगी में डिसिप्लिन में रहो तो जिंदगी में कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। आप लोगों ने अक्सर बुजुर्गों से ये बात भी सुनी होगी, ठीक है। देखता हूं कौन कौन यहां पर, अच्छा बताना जरूर कि टाइम पर जिस टाइम डिसाइड किया था उस टाइम उठ रहे हो। कल का शेड्यूल जो है उसको कितना आप लोग मार्क्स दोगे कि कल कितने घंटे आप लोगों ने पढ़ाई की है, इसको इंक्रीज करना स्टार्ट करो और आराम आराम से होगी। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, ठीक है। और फीडबैक जरूर दे दिया करो। वीडियो जैसी भी लगती है, लाइक या फिर डिसलाइक, एक काम चूज कर लो, या तो लाइक कर दो या फिर डिसलाइक कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर फीडबैक जरूर दे दो कि वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। तो मुझे पता चलता रहता है। और जो आंसर दे रहे हैं उनको देखो कितनी तसल्ली में, कितनी शिद्दत से आंसर दे रहे हैं। आप लोग भी आंसर दे सकते हो इसी तरीके से। सोचो कि जो इंसान जो है वो एक तरीके से सर्च कर आंसर लिख रहा है, कितनी सारी चीजें वो एक्स्ट्रा आप लोगों से जान लेता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, एक नितेश हो गया, बहुत मतलब एक तरीके से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डेली रेगुलर बहुत तसल्ली में आंसर देते हैं और उनके आंसर आप लोग देखा करो, नेक्स्ट लेवल के आंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये इस तरीके के आंसर देते हैं कि आप लोग बहुत सारे इनसे कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी तरीके से आप लोगों को मोनिका के आंसर देखने को मिलेंगे। ये वो बच्चे हैं जिनके मेरे नाम याद हो गए यार, इतने प्यारे आंसर देते हैं डेली। आईएएस स्वीट करके एक पर्टिकुलर बच्चा है, इतने प्यारे आंसर देता है डेली, बहुत सारे आंसर राइटिंग रेगुलर करते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि वो ज्यादा बेटर तरीके से लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आप, मैं नहीं कह रहा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर पोस्ट करो, नहीं अगर नहीं पोस्ट करना है मत करो, कम से कम एटलीस्ट अपने आप को शेड्यूल में तो रखो। पोस्ट करने से क्या रहता है कि आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी दिख जाती है कि हाँ आप लोग कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो, और दुनिया के सामने आ जाते हो आप लोग कि हाँ भाई साहब ऐसा भी कुछ कर रहा है क्या कोई। आप लोग अच्छा काम करोगे तो एप्रिशिएशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। पहचानो कौन, दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कि अभी इनको ऑस्कर मिला है
और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी ना कोई इंसान को लगे कि ज़िंदगी आसान है, बस ऐसे हो जाएगा। वो जो डॉक्यूमेंट्री इनके द्वारा बनाए गए ना हाथी के ऊपर, 5 साल तक जंगल में रह के इन्होंने शूटिंग की, जैसे व्लॉगिंग ही नहीं करते हैं लोग, व्लॉग बनाते हैं, वो पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। आसान नहीं होता है भाई साहब, किसी दिन उठा के देखना। एक बच्चा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, अभी जैसे कई सारे बच्चे जो हैं मुझे रिज्यूमे सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने बोला कि क्या एक्सपर्टीज़ है, तो एक बच्चे को, तो उसने बोला कि सर मैं पीपीटी बना लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, 3 कोई भी आर्टिकल चूज़ कर लो जो आज के तुमको सबसे बेस्ट लगते हैं, उनके ऊपर मुझे पीपीटी बनाकर सेंड करना, ठीक है। उस बच्चे ने शाम तक जो है एक आर्टिकल सेंड किया और उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स थी। तो फिर पता है क्या कह रहा है, सर मुझे तो ये समझ में नहीं आया आप इतना कर कैसे लेते हो। तो यार ये चीज़ें ना जब इंसान करना स्टार्ट करते हैं ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो इससे क्या होता है, आप लोग फिर प्रैक्टिस में आना स्टार्ट होते हो। तो मैं बोलता हूँ कोई भी रिज्यूमे अगर आप लोग सेंड करो, चाहे वो कोई टीचर के लिए हो, चाहे वो कोई कंटेंट क्रिएटर के लिए हो, चाहे कोई वीडियो एडिटर के लिए हो, जो भी आप लोग सेंड करते हो उसमें प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखा करो, तो ही कुछ फ़ायदेमंद रहेगा। बिना एक्सपीरियंस के शेयर मत करना, वरना मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे पास में काम आएगा तो मैं भी नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के इतना टीम नहीं है कि आप लोगों को पहले एक्सपीरियंस दिया जाए, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। मतलब एक आर्टिकल शाम तक और कह रहा है कि सर मैं पीपीटी बना लेता हूँ, कह रहा सर कॉलेज में मैंने बनाई थी पीपीटी। तो वही बातें कह रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे है आज 15 मार्च, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो मार्च डे है 15 मार्च, ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के बारे में बात करता है। कंज्यूमर यानी कि जो कंज्यूम करता है चीज़ों को, आप लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट आप लोग खरीद रहे हैं, तो इंटरनेट आप लोग कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। एक इंसान ऐसा होता है, मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हो, मार्केट से आप लोग क्या लेकर आए, आलू लेकर आए, प्याज लेकर आए, आप लोगों ने आलू प्याज टमाटर की सब्जी बनाई, पनीर डालकर खा गए। पर लेकिन अगर सेम कंडीशन आप लोगों ने करी कि आलू प्याज लाकर अपने घर पे रख लिया और फिर उनको बेचना स्टार्ट कर दिया, अपना दुकान खोल ली खुद की, तो आप लोग कंज्यूमर नहीं बन गए। फिर कंज्यूमर वो होता है जो चीज़ों को कंज्यूम करता है, और उसी के अधिकारों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यानी कि बेचने वाले के अधिकारों के बारे में बात नहीं की जा रही, कंज्यूमर के अधिकारों के बारे में बात की जा रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत उसको झेलनी पड़ती है। आप लोगों को याद होगा, मैंने एक बार बात शेयर की थी कि एक बच्ची है, उसके फादर ने विदेश से उसको कोई खिलौना भेजा था, और वो घर तक आते आते खिलौने के 2-3 टुकड़े हो गए, ठीक है। तो समझ सकते हैं यहाँ पर, तो उस बच्ची का बर्थडे था यहाँ पर, तो वो एक तरीके से समझिए एक बाप ने अपने प्यारे से अपनी बच्ची के लिए कुछ भेजा था और वो कंडीशन देखने को मिली। तो यहाँ पर किसके ऊपर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो सामान लाने ले जाने वाले हैं, इधर उधर फेंकते हैं उसको उठा उठाकर। तो कंज्यूमर राइट के ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल आते हैं, और इवन आंसर राइटिंग में भी आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने अमेंडमेंट भी देखा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो इंपावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, तो ये थीम रखी गई है अब की। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट उन्होंने मंगाया, उसमें कुछ गड़बड़ आ गई कि कई बार इग्नोर कर देते हैं। अभी मैं आप लोग अभी 2-3 दिन पहले का मैं आप लोगों को एक किस्सा बताता हूँ। मतलब जैसे होली पे बात थी, तो बोले कि यार चलो मिठाई खाने का मन कर रहा है, तो कुछ मिठाई ऑर्डर करी, ठीक है। मैं बताऊंगा नहीं कौन सी मिठाई थी। तो जब मिठाई ऑर्डर की थी उसकी जगह दूसरी मिठाई आ गई, ठीक है। हालांकि वो जो दूसरी मिठाई थी वो कभी खाई नहीं थी, तो गलती से ऑर्डर दूसरा दे गया। पर जो हमने मंगाई थी वो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा कॉस्टली थी, और जो ये वाली मंगाई उससे ज़्यादा सस्ती थी। पर लेकिन ये कभी खाई नहीं थी, तो जब खाई है भाई साहब तो ये ज़्यादा टेस्टी लगी। तो गलती से आ गई। पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में देखो तो एक तरीके से हनन हुआ है ना हमारा, हम मंगा कुछ हो रहे थे, आ कुछ और हो गया, वो टेस्टी लग गया, वो एक अलग बात है यहाँ पर। तो ऐसी भी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कस्टमर को ढंग से ट्रीट नहीं किया गया, उसके बाद में पूछ भी नहीं रहे हैं। हो सकता है हमारे वाली मिठाई किसी और के पास में पहुंचा दी हो तो वो भी खा के मजे ले रहा होगा। अक्सर लोग इग्नोर भी कर देते हैं। हमने बोला चलो यार खा लेते हैं, क्या उल्टा भेजें, फिर आएगा फिर ले जाएगा, वो सब चीज़ें। तो ये चीज़ें आप लोग समझिए। तो जागरूक रहना जरूरी है। आप लोग एक्शन ले या फिर ना ले वो अलग बात है, आप लोग जागरूक भी ना हो वो गलत बात है, ठीक है। वो नहीं कहते कि पता है, एक आप लोगों ने सुना होगा कि वैसा पेपर निकाले नहीं है जानबूझकर, ठीक है, निकाल देते, पता था हमको कैसे कैसे निकालते हैं, हम मेहनत नहीं करते थे, हम आलसी थे। ठीक है, तो वो वाली बात है यहाँ पर। तो समझ सकते हैं आप लोग क्या क्या कंडीशन यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो ये पूरा डे था, कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। एक और बात छोटी सी यहाँ पर, आप लोगों के फीडबैक ने यार दिल खुश कर दिया। बहुत सारे बच्चे जो कि यहाँ पर जुड़े हुए हैं पर्टिकुलर कोर्स के साथ में, तो जो फीडबैक आप लोगों ने दिया मतलब मेहनत ऐसा लग रहा है कि वसूल हो गई। क्योंकि पहली बार यार कोई चीज़ स्टार्ट की थी, तो आप लोगों को पता है पहला प्यार जो होता है वो शिद्दत का होता है। तो जो भी टीचर यहाँ पर चूज़ करके लाए गए थे वो एक अपने ही फील्ड के मतलब एक तरीके से बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, बहुत ही लंबा उनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग फीडबैक जो दे रहे हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बेसिकली लग रहा है कि हाँ मतलब मेहनत जो है वो सफल हो गई, क्योंकि जितना ये प्राइस रखा गया ना और उसके अंदर जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है,
आप लोग पॉलिटी की बात कर लो, आप लोग हिस्ट्री की बात कर लो, आप लोग वहाँ पर बात करोगे इंडस्ट्रियलिजेशन, मतलब सारी चीज़ें। इवन आप लोग को जो सी सेट वाला पोर्शन बच्चा कह रहा है सर कितना मज़ा आ रहा है, कितना सही पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, आप लोग देखना उसको। मतलब एक तरीके से कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये भी महंगा है, इससे महंगा मतलब यार आप लोग सोच रहे हो इतने सारे टीचर लगे हुए हैं, अकेला इंसान अगर हो तो एक बार को बोल दो कि महंगा है कि अकेला पढ़ा रहा है, ठीक है, इतने सारे टीचर लगे हुए हैं, आप लोग ये देखो हर एक सब्जेक्ट के, तो उसको फील करो थोड़ा सा। और अब तो इंस्टॉलमेंट भी दे दिया यार, अब तो हाफ इंस्टॉलमेंट हो गया, आप लोग 1 महीने के बाद में आप लोग पे करोगे दूसरी इंस्टॉलमेंट, 1 महीने का पूरा ड्यूरेशन है, तो बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो इससे फालतू यार मतलब इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो यार, वरना उन्हें कहते हैं वरना गड्डी जो बंद हो जाएगी, ठीक है, वो गड्डी आगे खिसेगी नहीं, इससे फालतू मतलब फिर तो वही हो जाता है, बस क्या ही बोलूँ, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली, जैसे आप लोग जाएंगे यहाँ पर तो ऐप पर आप लोगों को यहाँ पर चीज़ देखने को मिलेगी, सारी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाती है। और इसी के साथ में टेस्ट सीरीज कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं। टेस्ट सीरीज जो है यार अभी आप लोगों की जो पहली टेस्ट सीरीज होगी वो बेसिकली 19 से रख रखी है, ठीक है। तो जितना कोर्स होगा वो तो आएगा ही आएगा, और एक्स्ट्रा भी आएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और लेक्चर के बारे में कह रहे हैं सर बच्चे कई सारे कि लेक्चर का शेड्यूल डेली टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है, मॉर्निंग में कि कौन कौन सा लेक्चर आएगा। आज आप लोगों की हिस्ट्री और साइंस की क्लास भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसको आप लोग एंजॉय करना, पूरा शेड्यूल में डाल दूंगा, और देखना कितनी शानदार तरीके से साइंस की जो टीचर हैं कितना एक्सपीरियंस है उनको, देखेगा मजा आएगा आप लोगों का, और हिस्ट्री का भी, ठीक है। इसी के साथ में जिसके पास एप्पल का फोन है वो स्टडी लवर वीर.in पर जाकर आप लोग यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। वो एप्पल में आप लोगों यहाँ पर जाओगे तो एक लाइट ऐप मिलेगा, उसको आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। एंजॉय करना, और फिर से वही बोलूंगा studyloverveer.com पे मत जाना, फिर आप लोग परेशान रहोगे और मुझे भी परेशान करोगे, ओके। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, और फीडबैक जरूर देते रहिए, उससे मुझे फायदा मिलता है, मैं इंप्रूव कर पाता हूँ, टीम से बात करता हूँ, जो भी दिक्कत आप लोगों की होती है उसको सुधारता हूँ। तो फीडबैक जरूर देते रहिएगा। studyloverveer@gmail.com पर अपना फीडबैक जरूर सेंड करना, ठीक है। दोस्तों एक शब्द आप लोगों ने कई बार सुनाएगी कि ये इंसान जो है वो बहुत दोगला है। अब ये जो दोगलापन है ये देखो अभी कैसे दूर करता हूँ मैं। एक इंसान का दोगलापन मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो इंसान कौन है। इंसान नहीं है बेसिकली, वो एक देश है और उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भाई साहब ये चाहता है कि दुनिया में सबके सींग जो हैं वो आपस में लड़ते रहें और इसका मज़ा आता रहे। अभी फिलहाल एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है सिप्री। सिप्री क्या है, इसको बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी कि ये रिसर्च करता है कि कैसे दुनिया में शांति रह सकती है, पर लेकिन शांति रहती नहीं है। तो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी जब पूरी स्टडी की गई तो उसमें एक बहुत ही एक खतरनाक बात बोली गई कि अगर बात करें फिलहाल के टाइम पर वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर जो है, यानी कि हथियार सबसे ज़्यादा खरीदने वाला दुनिया में जो देश बन गया है वो है हमारा देश। यानी कि हम लोग जो है इसमें फर्स्ट आए हैं, यानी कि हम लोगों ने अव्वल कर दिया इसको पर्टिकुलर। और रसिया का जो इंपोर्ट है, यानी कि रसिया से जो हथियार खरीदे जा रहे थे दुनिया के द्वारा, वो 45% जो है वो डाउन हो गए। तो यहाँ पर हमारा ये इंपोर्ट बढ़ा है, रसिया डाउन हो गया है, और यूक्रेन में उछाल आ गया है। भाई साहब यूक्रेन का देखो 2014-15 मजे मजे में ज़िंदगी चल रही थी, जेलेंस्की साहब कॉमेडियन थे, अपना एंजॉय कर रहे थे लाइफ को। पर लेकिन जैसे ही यहाँ पर 20 आता है, 21 आता है, और जैसे ही रसिया और यूक्रेन की लड़ाई होती है, अब यहाँ पर आप लोगों के सामने है कितने पैसों के ये बेसिकली आज के डेट में हथियार खरीद रहे हैं। तो 2.5 बिलियन के हथियार आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। ये जो हथियार हैं ये यूक्रेन के द्वारा खरीदे गए हैं, इसको किसी ने दान में नहीं दिए हैं, ठीक है। तो ये किसकी करामात है यहाँ पर, ये उस यूएसए की करामात है जो कि यहाँ पर एक तरीके से ना दूसरे के कंधे पर अक्सर जो है बंदूक रखकर हथियार चलाने के लिए जाना जाता है। आज की डेट में अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पर भड़काया गया था यूक्रेन को, तो उसमें किसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, तो वो हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। रीज़न क्या था, रीज़न आप लोगों के सामने है यहाँ पर। ये रिपोर्ट है, सिप्री की ही रिपोर्ट है, 2015 से लेकर 2019 में दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला देश कौन सा है, ये बोला गया था कि 36% जो है वो बेचता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और रसिया जो आता है वो दूसरे नंबर पर आता था, वो 21% यहाँ पर दुनिया में हथियार बेच रहा था। फ्रांस जो था वो यहाँ पर 7.9, जर्मनी, और फिर चाइना था यहाँ पर। दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन था, वो सऊदी अरेबिया। और ये भी किसका करामात थी, ये भी यूएसए की करामात थी। क्यों, क्योंकि यूएसए ने जो है दुनिया में ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लगवा रखी है कि तुम लड़ते रहो और मेरा हथियार खरीदते रहो, जितना तुम लड़ोगे उतना ही ज़्यादा जो है मेरा सामान बेचने में मुझे मजा आएगा। इंडिया जो था दूसरे नंबर पर था, पर लेकिन आज की डेट में हम जो हैं वो पहले नंबर पर आ गए हैं। इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इनको पीछे छोड़ के यूक्रेन जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के डेट में तीसरे नंबर पर हथियार खरीदने में आगे है। ये खुद सिप्री की रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। इसका फायदा सबसे ज़्यादा किसको देखने को मिला, तो अभी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा।
यूक्रेन जो है थर्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बन गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बन सकता है। और सबसे पहले एक ऐसा एरिया जो कि यूरोप, वो शांति में जिंदगी जी रहे थे भाई साहब, अपना आराम से खा रहे थे, पी रहे थे, मस्ती में चल रही थी इतने दुनिया में ना। आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे अच्छी जगह कहाँ है घूमना है, तो यूरोप चलेंगे यार, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने लोगों के सपने देखे होंगे यूरोप जाने के, पर लेकिन वो यूरोप जो है आज की डेट में कहीं ना कहीं अशांत हो चुका है। और उसमें भी बहुत बड़ा जो हाथ आप लोगों को देखने को मिलेगा वो किसका है, वो है यहाँ पर बेसिकली गूगल बाबा का। गूगल बाबा मतलब यूएसए बाबा, उनके द्वारा यहाँ पर हरकतें की गई है। इसी हरकतें को देखते हुए अगर यहाँ पर देखोगे, जैसे मैंने बताया 2014 से लेकर 2018 तक का 36% पर था, और रसिया जो है वो 21% पर था हथियार बेचने में। पर लेकिन इसका जो इजाफा हो गया है वो कितना हो गया है, वो हो गया यहाँ पर 40%। यानी कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी हथियार आज की डेट में बेचे जा रहे हैं, 40% में अकेला मार्केट बना हुआ बैठा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जहाँ पर भी लड़ाई लगती है, आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है वो गुड्डू भैया, ठीक है, अगर लड़ाई होगी तभी हमारा कट्टों का व्यापार आगे चलेगा, ठीक है। तो वही कट्टों का व्यापार चल रहा है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, और रसिया का जो व्यापार है वो इन्होंने धंधा जो है वो चौपट कर दिया। तो सेम वही बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर अखंडानंद त्रिपाठी साहब का जो एक तरीके से काम है वो आप लोगों को यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। तो यूएसए का कट्टों का व्यापार है, इसलिए वो चाहता है कि दुनिया में लड़ाई लगती रहे, और दुनिया में अगर लड़ाई लगेगी तो ही तो हमारे कट्टे बेचे जाएंगे। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो पहले नंबर पर यूएसए है आज की डेट में, पिछले 4 सालों में अगर आप लोग बात करें 18 से लेकर 22 तक का। दूसरे नंबर पर रसिया है, तीसरे नंबर पर है फ्रांस, ये नंबरिंग चेंज हो चुके हैं। अब चौथे नंबर पर चाइना आ गया, और पांचवें पर पहुंच गया जर्मनी। जो पहले था यहाँ पर उसको आप लोग अब याद मत रखना, क्योंकि ये स्लाइड जब बनाई थी मैंने बहुत ही तसल्ली में बनाई थी बैठ के मुझे पता था कि 4 सालों तक लगभग ये चलने वाली है, तो इसलिए यहाँ पर इससे कई सारे क्वेश्चन बने थे पास्ट में। पर लेकिन अभी जो स्लाइड आप लोगों के सामने जो याद रखने वाली स्लाइड, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले पे अब इंडिया हो गया, दूसरे पे सऊदी अरेबिया, और तीसरे पे आ गया है यूक्रेन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। कुछ ऐसी बातें हैं यहाँ पर जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए यूएसए जो है वो हमेशा से आज की बात नहीं है। आज की डेट में इंडिया और पाकिस्तान जो लड़ रहे हैं, एक टाइम पर ऐसा था कि पाकिस्तान के बेसिकली एक तरीके से गोदी में बैठना, तो हालांकि बोलना सही नहीं रहेगा, पाकिस्तान को इसने अपनी गोदी में बैठा रखा था, ये सही रहेगा। जो यूरोप था वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते थे कि दुनिया में क्यों लड़ रहे हो, सब मोह माया है, लड़कर कहाँ जाओगे। वही यूरोप के बारे में अगर आप लोग बात करोगे तो चीज़ें आप लोगों को अलग पैटर्न में नजर आएंगी। बोला जा रहा है कि डिक्रीज बाय 5.1% इंपोर्ट ऑफ द मेजर आर्म बाय यूरोपियन स्टेट, और इंक्रीज बाय 47%। यानी कि जो डिक्रीज हुआ था पिछले कुछ ड्यूरेशन में यहाँ पर 13 से लेकर 17 तक का, वो 47% इंक्रीमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा अभी रिसेंट के टाइम पर। तो मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब ये कि यूएसए जो है उसकी मार्केट में जो है बेसिकली हरियाली चल रही है आज की डेट में। यूएसए का जो ग्लोबल शेयर है वो 33 हुआ करता था पहले यहाँ पर, अब बढ़कर 40 हो गया है। और रसिया का जो था वो यहाँ पर 22 हुआ करता था, और वो घटकर 16 आ गया है। यानी कि रसिया का माल जो है वो यूएसए की झोली में यहाँ पर गिर गया है जाकर, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। आम इंपोर्ट पाकिस्तान के द्वारा लगभग 14% यहाँ पर बढ़ गया है। देखा ना, कई बार उंगली लगाता हुआ पाया जाता है यूएसए कि पाकिस्तान को जाकर कुछ ना कुछ दे देगा, ताकि एक तरीके से वो लगा रहे। देखो क्या होता है बेसिकली, धंधा क्या है, सामने वाले को लड़ा दो थोड़ा बहुत सपोर्ट करके कि चल मुझे तुझे हथियार दे रहा हूँ। जब सामने वाला लड़ने लग जाएगा, अब उसको जान बचानी है, तो फिर वो खरीदने भी लग जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा अक्सर उकसाया जाता है अपने ग्राहक बनाने के लिए लोगों को। लंबे समय तक अगर आप लोग देखोगे, कहीं ना कहीं जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग हैं ना, उनको स्टार्टिंग में ज़्यादातर ऐसी एज में पकड़ा जाता है ताकि वो लंबे समय तक जो है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एक एरिया में लगे रहें, और उनको अच्छे से जो है एक तरीके से बिजनेस मिलता रहे। तो इस जितनी कम उम्र में कोई बीड़ी सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, सोचो अब जितनी जिंदगी जिएगा बीड़ी सिगरेट पिएगा, तो कितना लंबा ग्राहक उनको मिल गया है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ से आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है उसका भी इंक्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पर चाइना जो है सप्लाई कर रहा है 77% ऑफ रशियन आर्म्स इंपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर आर्म इंपोर्ट बाय पाकिस्तान इंक्रीज हुआ है इतने से इतने तक का, और चाइना 77% पाकिस्तान को सप्लाई करता है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। उधर चाइना चाहता है कि वो पाकिस्तान इंडिया के साथ में लड़ता रहे और उधर से बेसिकली पाकिस्तान खरीदता रहे। यानी कि आज की डेट में ना सबसे घटिया चीज़ पता है क्या है, अपने आप तो बेसिकली अपनी मार्केट बढ़ा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं दबाकर, और चाह रहे हैं कि दूसरा लड़ता रहे और वो बर्बाद हो जाए। रसिया के साथ में यूक्रेन को चिपका रखा है, और जेलेंस्की साहब जो हैं उनकी भी मजबूरी बन गई है कहीं ना कहीं देश के नाम पर, अब उनको भी चीज़ों को उसी तरीके से लेकर आगे चलना पड़ रहा है। और हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पड़ोस में 2 ऐसे लोग बैठे हैं कि उनके चक्कर में हमें फालतू में अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी आज के डेट में अगर आप लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया आर्म इंपोर्ट। इसमें 11% का जो शेयर है टोटल आर्म इंपोर्ट में वर्ल्ड में हमारा है फिलहाल।
सोचो, आधे में राम और आधे में गाम, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। दुनिया की लगभग 17% पॉपुलेशन हमारे पास में है और 11% दुनिया का आम हम लोग खरीदते हैं। इससे आप लोग अंदाजा लगाइए। और लगभग 4% जो दुनिया का स्वच्छ पानी है वो हमारे पास में है। आप लोग देखिए किस तरीके का डेटा आप लोगों में आप लोग यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 11% का मतलब समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार जो है वो हम लोग खरीद रहे हैं। टॉप इंपोर्टर है, ये ऐसा नहीं कि बढ़ ही रहा है, घटा है, उसके बाद भी हम लोग टॉप पर हैं। यहाँ से आप लोग अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जब सिचुएशन खराब होती है तो यहाँ पर उसका फायदा उठाया जाता है उन देशों के द्वारा जो कि माल बेचने वाले हैं। तो माल बेचने वालों का माल जो है वो एक तरीके से मार्केट में बना रहना चाहिए, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि दुनिया में कहीं ना कहीं एक तरीके से शांति आए। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है फुलझड़ी जलती रहनी चाहिए, तभी जो है उनका अनार और उनका जो है रॉकेट अच्छा बिकेगा। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। आम अगर सप्लायर में बात करें टू द इंडिया, तो रसिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट आम सप्लायर है यहाँ पर हालांकि पहले 64% सप्लाई कर रहा था, अब ये घटकर जो है 45% आ गया है। ठीक है, फ्रांस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर यहाँ पर बन गया है, याद रखिएगा। पहले यूएस से सेकंड लार्जेस्ट हुआ करता था, अभी फ्रांस आ गया है, तो फ्रांस 29 पर आ गया है और रसिया जो है वो यूएस से जो है वो है 11th पर आ गया है। तो यहाँ पर रसिया को जो है एक तरीके से जो यूएस से 11th पर आ गया, इसका तीसरे पर आ गया 11% के साथ में। अभी यहाँ पर फ्रांस इतना आगे कैसे आ गया, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी फ्रांस से खरीदी, जिसमें रफेल हमारे जो फाइटर जेट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत सारा ऐसा सप्लाई है यहाँ पर, जो खासकर जो पनडुब्बी है उसके बारे में अगर आप लोग बात करें तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। फैक्टर क्या है ड्राइविंग आर्म इंपोर्ट का, तो हमारे लिए तो भाई साहब दो ही लोग हैं, दो मुही तलवार हम लोग को यहाँ पर लेकर चलनी पड़ती है लड़ने के लिए। दो फ्रंट पर वार हम लोग को लड़नी पड़ती है, तो वो दो फ्रंट की वार कौन है, एक साइड में पाकिस्तान और दूसरी साइड में चाइना। तो हमारे सर की दर्द जो है ये आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, तो इसके लिए हमारा डोलो भी काम नहीं करता है। ठीक है, सर में दर्द हो गया तो यहाँ पर सीधा सीधा मोलो काम करता है, यानी कि एक तरीके से मारो पकड़ के। रीजन क्या है यहाँ पर ड्रॉप आर्म इंपोर्ट में, कई सारे फैक्टर हैं। आज के डेट में अगर बात करें, आर्म प्रोक्योरमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी डाइवर्सिफाई सप्लायर हो गए। वो बोलते हैं हमारा माल ले लो, हमारा माल ले लो। नहीं, सब्जी मंडी में जाते हैं, भाई साहब आज ताज़ा ताज़ा माल है, बिल्कुल खेत से अभी सीधी सीधी यहीं पर लेकर आए, बिल्कुल एक तरीके से टकाटक, बिल्कुल ये इसको ले लो, वो वाली बातें हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। आर्म सप्लाई जो है थर्ड लार्जेस्ट टू द एक तरीके से म्यांमार। ठीक है, अगर बात करें आर्म सप्लाई फ्रॉम इंडिया, तो हमारे देश से अगर बात करें तो हम लोग म्यांमार को काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। हमारा पड़ोसी देश है, इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा होती है, अगर वहाँ पर शांति रहेगी तो हमारे मन में भी थोड़ी सी शांति रहेगी। रीज़न क्या है उसका, रीज़न आप लोगों को पता है कि हमारे जो देश है, अगर उसका आप लोग मैप देखोगे तो हमारे देश के टोटल मिलाकर 4 राज्य ऐसे हैं जो कि यहाँ पर म्यांमार के साथ में टच करते हैं। तो मिजोरम, मणिपुर, इसी के साथ में नागालैंड और नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। बॉर्डर वाइज अगर पूछे सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन टच करता है यहाँ पर म्यांमार के साथ में, तो पता है कौन टच करता है, बताइए जरा, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, तो म्यांमार में भी काफ़ी लंबे समय से जो है जद्दोजहद चल रही है। तो ये पूरा डेटा है। इसकी जो रिपोर्ट की कुछ यहाँ पर पॉइंट्स में आप लोगों के सामने यहाँ पर कि एक तरीके से जो ट्रेंड है इंटरनेशनल जो ट्रांसफर ऑफ द मेजर आर्म्स, ये 1983 से लेकर 2022 तक का आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड जो है पहले घटा था। यहाँ पर अगर बात करें 2007-8 में, फिर से यहाँ पर कंडीशन जो है ऐसी आप लोगों को देखने को मिल रही है और अभी आकर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यानी कि कहीं ना कहीं अभी एक तरीके से कहानी जो है और ज़्यादा खराब होती है यहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझिए। तो बाकी जो भी बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं, कई सारी बेसिक चीज़ें जो हैं आप लोगों को यहाँ पर ये डायरेक्ट रिपोर्ट से निकाली गई हैं। देख सकते हैं कि एक्सपोर्टर में कौन कौन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कैसे कैसे क्या क्या कंडीशन है। तो ये यहाँ पर पूरा पैटर्न है आप लोगों के सामने, यहाँ पर इसको आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर इंपोर्टर में टॉप पर कौन कौन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अभी ये जो डेटा है वो अलग अलग टाइम का आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। रिसेंट के टाइम पर देखेंगे तो यहाँ पर जो यूक्रेन है वो काफ़ी अच्छे से ऊपर निकल कर आया है। ठीक है, पर परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो परसेंटेज वाइज अभी बहुत पीछे है। यहाँ पर परसेंटेज वाइज में आप लोगों को यही कंट्री जो है आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये पूरी की पूरी डेटा है आप लोगों के सामने, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिप्री के बारे में याद रखिएगा, इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1966 में और एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिसर्च काम करता है इन सब चीज़ों के ऊपर में कि कैसे चीज़ों को यहाँ पर सुधारना है। डेटा प्रोवाइड कराता है ताकि चीज़ें जो है वो अच्छे लेवल पर की जा सकें। देखिए होता क्या है, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में एक रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसका बेसिक पर्पज क्या रहता है, उसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि जो क्राइम से रिलेटेड डेटा है वो सबके सामने यहाँ पर रखा जाए। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे सीधा सीधा ये फ़ायदा होगा कि अगर क्राइम से रिलेटेड डेटा सबके सामने आता है तो कहीं ना कहीं जो इंसान यहाँ पर आज के डेट में उल्टी सीधी हरकतों में जो एक तरीके से घिर रहा है, तो गवर्नमेंट के पास भी डेटा होगा उसका और उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर सुधारा जा सकता है फिर। ठीक है,
तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जो डेटा दुनिया के सामने रखता है तो लोग जागरूक हो गए हैं, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है। और इसकी वजह से यहाँ पर एक बैलेंस बना रहता है कि अच्छा लोगों को पता रहे कि उनकी सरकारें कहाँ कहाँ कितना खर्च कर रही हैं। स्वीडन स्टॉकहोम के अंदर आप लोगों को यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और जैसा बताया कि 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो डायग्राम में चीज़ें दिख रही हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रखी हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये डायग्राम याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन, अभी यहाँ पर क्वेश्चन भी है आप लोगों के सामने, तो यहाँ पर आप लोग इसको अटेम्प्ट करो, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। सिप्री के बारे में क्वेश्चन है, स्टैब्लिश किया गया था 1966 में। एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि डेडिकेटेड है रिसर्च कॉन्फ्लिक्ट आर्म वगैरह के लिए और डिसआर्मामेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2, बोथ या फिर नन? सही आंसर क्या होगा ये तो आप लोग बता दोगे, आसान सा है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करें तो इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर ट्रीटी 2022 के बारे में बात की जा रही है सिप्री की। तो ग्लोबल ट्रांसफर जो है वो डिक्रीज हो गया 5.1% इम्पोर्ट द मेजर बाय द यूरोपियन स्टेट, इंक्रीज हो गया 47% अगर ड्यूरेशन की देखोगे। यूएसए का शेयर होल्डर जो है वो इंक्रीज हो गया है, जबकि रशिया का जो है वो नीचे गिर गया है। चाइना सप्लायर मोर देन 2/3 ऑफ द पाकिस्तान, यहाँ पर ये बोला गया 2018 से 22। देखिए हर एक इंसान ना अपने उस दोस्त को पकड़े बैठा है जहां पर वो अपना माल बेच सकता है, अपने दोस्त को ही लूट रहे हैं बेसिकली। इंडिया जो है वो एक तरीके से आर्म इंपोर्ट वाज मोर देन 1/10 शेयर द टोटल आर्म इंपोर्ट जो भी होता है उसका। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर बात करोगे तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर सी हो गया। आप लोग खुद देख सकते हैं सारी की सारी जो स्टेटमेंट जो मैंने डिस्कस की है वो सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सिप्री एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा सकता है, और ये तो क्या हो गया, इसका आंसर सी हो गया, यानी कि बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो इसलिए कहते हैं कि किसी के चढ़ाए पर चढ़े के झाड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, वरना दिक्कतें तुम्ही को देखने को मिलती है बाद में। तो इसलिए इंसान को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें कहते हैं कि उसमें बाहुबली मूवी में कह रही इतनी भी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर है वो जो उसको महारानी को सुनाती है उस टाइम पे, देवसेना कैसा लगा आर्टिकल बताइएगा जरूर। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, डाउट मन में लेकर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है, हथियार लेकर जाना बस मन में। ये देखो क्या चल रहा है दुनिया में। सोचो ये पैसा जो इतना यहाँ पर ये खर्च करते हैं, एक मिनट सोच के देखो, एक मिनट के लिए सारा का सारा पैसा अगर एजुकेशन पे खर्च होता, ठीक है, डेवलपमेंट पे खर्च होता, हेल्थ के ऊपर खर्च होता, तो कितना मजा आता इस दुनिया में, ठीक है। पर लेकिन वही है, एक तरीके से यहाँ पर चोर है तो इसलिए पुलिस भी है वही बात है, ऐसे खराब है तो यहाँ पर सही आदमी भी है, नहीं दिन है तो रात भी है। तो इसलिए कहते हैं कि दुनिया में, इस ज़िंदगी में बैलेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, चलिए जो भी हैं अच्छी नहीं है, ठीक है दोस्तों ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसमें बोला गया कि चाइना ने यूएसए के मुंह पे तमाचा मार दिया, और वो भी ऐसा तमाचा मार दिया कि पांचों की पांचों उंगली यूएसए के गाल पर छप गई, और यूएसए के गाल जो है वो बिल्कुल जो नहीं बंदर की टुई जैसे लाल हो गए ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी चाइना ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सऊदी अरेबिया, ईरान जो है वो अभी एक दूसरे के साथ में हाथ मिला रहे हैं। आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो एक तरीके से ना पृथ्वी के एक वो नॉर्थ पोल हो गया, दूसरा साउथ पोल हो गया, वो एक दूसरे के साथ में आने के लिए तैयार हो गए यहाँ पर। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो इंटरनेशनल अगर इवेंट में अगर बात करें तो ये फिलहाल के टाइम की सबसे बड़ी न्यूज़ आप लोग इसको बोल सकते हो, कि इतनी बड़ी न्यूज़ जो किसी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इतने लंबे समय तक जो एक दूसरे के साथ में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, वहाँ पर दोनों मिलकर साथ आ गए हैं। और वो भी रीज़न कौन बन गया है? रीज़न बन गया है यहाँ पर चाइना। चाइना बोलता है कि आओ मैं तुम्हारा याराना कराता हूँ, बहुत पुराना याराना है तोरा हमारा तो वही याराना यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया और ईरान एग्री हो गए हैं अपनी डिप्लोमेटिक टाई को रिज्यूम करने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। और बीजिंग ने जो है यहाँ पर बेसिकली होस्ट की है ये 4 दिन की वार्ता। जो ये वार्तालाप यहाँ पर चला है, इस वार्तालाप ने जो है यूएसए के अंदर में इतना नेगेटिव इंपैक्ट डाला है कि यूएसए की लीडरशिप में अक्सर हमेशा लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अलग ही चीज़ होगी, ये आपस में मिला दी है चाइना ने। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह कि जो मीटिंग हुई है यहाँ पर टॉप डिप्लोमेट्स की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो दोनों ने बोला है कि एम्बेसी खोलेंगे, यानी कि एक दूसरे के देश में एम्बेसी खोलेंगे जो कि बंद हो गई थी। तो ये अपने ही आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि एक दूसरे के देश में एम्बेसी खोलना है। यहाँ पर जो ईरान है और सऊदी अरेबिया के बीच में यहाँ पर रस्साकसी चलती रहती है। यूएसए का खेला देखोगे आप लोगों को कैसे खेलता है, यूएसए नेक्स्ट लेवल पर खेलता हो आप लोगों नजर आता है। इंडिया और पाकिस्तान को लड़ाता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में बेसिकली बोलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। ये ईरान और सऊदी अरेबिया तो दोनों मुस्लिम है, इनको लड़ा देगा। क्यों? क्योंकि एक सिया मुस्लिम है ईरान और यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम है, ठीक है। तो यहाँ पर सिया और सुन्नी को लड़ा देगा। यहाँ पर जहाँ पर सिया और सुन्नी कोई नहीं है, वहाँ पर एक तरीके से कोई ऐसा मुद्दा निकाल देगा कि वहाँ पर भी लड़ाई हो जाए। जैसे कि चाइना के अंदर में अगर बात करें तो वहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कम्युनिटी है, ठीक है,
तो यहाँ पर चाइना के अंदर में, तो वहाँ पर दिखाता है कि वहाँ पर ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है। तो एक तरीके से वहाँ पर ऐसे दिखाता है कि एक उसके ऊपर एक सैंक्शन लगा देना जो आगे बढ़ता है। देखिए यूएस से ना आज के डेट में ये बोलता है कि मैं दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हूँ, और मैं दुनिया में चाहता हूँ यहाँ पर डेमोक्रेसी रहे, और यहाँ पर जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी वहाँ पर ना तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, और दुनिया भर में उसकी बेइज्जती करवाते हुए घूमेंगे यहाँ पर। तो ऐसा ही चाइना के साथ में करते हैं। यहाँ पर चाइना का जो जिंगजियान वाला रीजन है, वहाँ पर एक कम्युनिटी पाई जाती है, उसके नाम पर चाइना के साथ में बड़ी हरकतें करता है। उस कम्युनिटी का नाम आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन कौन बताता है, ठीक है। हालांकि चाइना ने भी उसके साथ में दर बदतमीजी की उस कम्युनिटी के साथ में। अफगानिस्तान के अंदर में अगर देखोगे, जब तक इसको लगा कि काम साधा जा रहा है वहाँ से तब तक साधता रहा, जब काम नहीं दिखा तो छोड़ के भाग गया। तो ये ऐसा है आप लोगों का यूएसए। तो यूएसए कहने के लिए एक तरीके से ना बड़ा ही लुक्रेटिव देश है कि हाँ ठीक है, वाह यार कितना अमीर देश है, पर वो अमीर जो है वो लोगों की, उन्हें कहते हैं कि एक लाशों पर पैर रखकर वहाँ तक पहुँचा है वो इंसान, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर इतने लंबे समय से जो दोनों के बीच में रस्साकशी चल रही थी, यहाँ पर अब फिर से दोनों के बीच में एक तरीके से बातें स्टार्ट हो गई है। और ये बोला गया है ईरान और बेसिकली सऊदी अरेबिया के द्वारा कि हम लोग क्या करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस वाली बात करेंगे। पंचशील का कॉन्सेप्ट मुझे याद आ गया, ठीक है। एक दूसरे के ज़िंदगी में सोवरेनिटी को जो है एक दूसरे की जो है एक तरीके से ना अप्रिशिएट करेंगे, सोवरेनिटी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे। पंचशील के सिद्धांत नहीं हमारे वही पंचशील के सिद्धांत जो है यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कितना काम करते हैं वो पंचशील के सिद्धांत, वो तो आगे काम करेंगे, पर लेकिन दोनों की खस्ता हालत इतनी है कि यहाँ पर आज की डेट में दोनों एक दूसरे के साथ में आने के लिए मजबूर हो गए। और इनको मजबूर करने के पीछे भी बहुत बड़ा यार जो हाथ है, मैंने कहा कि जो एक तरीके से जो दुश्मन थे, वो दुश्मन बनाए गए किसके द्वारा थे, वो बनाए गए थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। आज से नहीं है, कहानी बहुत ही पुरानी है। सीरियन वार से जो है माहौल बनना स्टार्ट हुआ था यहाँ पर 2011 से, जब सीरियन वॉर चली थी, फिर यमन के अंदर में वॉर हुई, फिर यहाँ पर मक्का स्टैम्पीड हुआ वहाँ पर। ये बहुत ही बड़ी बात थी। यहाँ पर मक्का जो हब माना जाता है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जब यहाँ पर स्टैम्पीड हुई तो ईरान ने बोला सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के बस की कुछ है नहीं है, ठीक है। तो इनकी इतनी बुरी खस्ता हालत होगी जिसकी कुछ हद नहीं है। तो सीरियन वॉर से लेके यहाँ पर अब तक का पूरा बिल्कुल बैकग्राउंड में खेलता हुआ कौन नजर आ रहा था, वो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि बैटिंग कर रहा था बड़ी शानदार तरीके की। तो वो जो बैटिंग यहाँ पर इसकी चल रही थी, वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं वो एक तरीके से सक्सेस भी हो रही थी, क्योंकि उसी बैटिंग के चलते चलते सऊदी अरेबिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर बन गया। क्योंकि जब माहौल बनता है ना, तो एक तरीके से सब जगह आप लोगों को हरकतें देखने को मिलती है। आज की डेट में जहाँ जहाँ पर भी लड़ाइयाँ हो रही है मुस्लिम कम्युनिटी की, एक साइड में शिया और एक साइड में सुन्नी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ शिया लड़ रहे हैं वहाँ वहाँ ईरान का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ सुन्नी लड़ रहे हैं वहाँ पर सऊदी अरेबिया का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसी का एक पैदाइश है यहाँ पर ISI, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक। आप लोगों ने यहाँ पर इसको देखा होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं इन्हीं की हरकतों का नतीजा यहाँ पर ये सामने निकल कर आता है। तो इससे जब जब ऐसा बेकार माहौल बनता है ना, तब तब यूएस से बड़ा हंसता है बैठ के, कह रहा कि वाह एक और दरवाजा खुल गया अपने हथियार बेचने का। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक की बात नहीं रुकी है, अभी अगर आगे बात करें यहाँ पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया ने कट कर दी टाई यहाँ पर बिल्कुल स्टैम्पीड और वो सब चीज़ों के बाद में यहाँ पर बहुत ही बुरी कंडीशन देखने को मिली, एक दूसरे की एम्बेसी बंद कर दी, कतर ब्लॉकेड यहाँ पर देखने को मिला। ये भी एक ऐसा माहौल था जिसकी वजह से दोनों के बीच में और ज़्यादा दिक्कत हुई, ठीक है। तो यहाँ पर कतर जो था वो काफ़ी क्लोज था ईरान के, तो इसके चलते कतर के ऊपर भी एक तरीके से ब्लॉकेड लगा दिया सऊदी अरेबिया ने, कंडीशन खराब होगी। अटैक ऑन सऊदी टारगेट, आप लोगों को पता है यहाँ पर जो आर्मी को जो ऑयल फील्ड प्रोडक्शन था वहाँ पर बेसिकली अटैक किया गया उन लोगों के द्वारा जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो एक तरीके से कम्युनिटी है जिनके द्वारा यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर बम्बार्डमेंट की गई। तो फिर यहाँ पर यमन वॉर जो है वो पिक्चर में आई, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में कासिम सुलेमानी को जो मारा गया, ये तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ थी। यहाँ पर ईरान जो है बेसिकली उसके चलते ईरान के जो मिलिट्री कमांडर थे उनको मारा गया यूएसए के ड्रोन में। और यहाँ पर ये दिखाया गया कहीं ना कहीं कि यूएसए जो है वो सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहा है। देखिए होता क्या है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली ये एक दोस्त है मेरा, उसने बेसिकली बताई एक बार, कह रहा कि यार मेरी मम्मी ना बहुत ही आजकल ना बड़ा अजीब अजीब सी बातें करती है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा कि यार घर वालों की तो बात कुछ मानती नहीं है, बाहर वाले अगर कुछ भी बोलते हैं तो उनकी बात वो है तुरंत मान लेती है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? कह रहा कि कहते हैं कि जब भी कुछ बात होती है तुम लोग मेरी इज्जत नहीं करते हो और मेरी बातें नहीं मानते हो, बाहर वाले मेरी इज्जत करते हैं। तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन रियलिटी क्या होता है, इंसान को ना जो अपने वाले जो पास के लोग होते हैं वो कुछ बताते हैं, जो घर में रहते हैं तो वो पसंद नहीं आता, बाहर का कोई कुछ भी बोल दे वो चीज़ें पसंद आती हैं और उसी की बातें मानते हैं। तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी यहाँ पर क्या था, यूएसए ने आके बोल दिया कि मैं तुझे सपोर्ट कर रहा हूँ हल्का सा, तो भाई साहब सऊदी अरेबिया के कॉलर खड़े हो गए। पर इन रियलिटी में क्या था, वो भाई साहब अपने हथियार बेच रहा था, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अभी चाइना ने बैठकर दोनों को यही समझाया कि भाई साहब ये चल क्या रहा है, ये तो देख लो तुम,
ये रियलिटी में क्या कर रहा है, ये अपने हथियार बेच रहा है तुम दोनों को लड़ा कर। यहाँ पर अगर तुम लोग लड़ना बंद कर दोगे, दुनिया में जहां जहां लड़ाई है अगर वो लड़ना बंद कर दे, तो यूएसए का जो है एक तरीके से ना उन्हें व्यापार धंधा बंद हो जाए। तो उस वो लड़ाइयों पर रोटियां सेक रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। यूक्रेन में देखो क्या हो गया अभी, यहाँ पर खाने के लिए रोटी नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर जो है 2 बिलियन से यहाँ पर हथियार खरीद डाले। ठीक है, हमारे लिए क्या है, अगर सऊदी अरेबिया और ईरान साथ में आते हैं तो दोनों हमारे दोस्त अच्छे हैं यार, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। अगर पूछे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दुनिया में कुछ भी हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं है जब तक इंडिया के रेस्पेक्ट में आप लोग नहीं देख रहे हो उसको। हमारे को फायदा है तो भाई साहब सही है, और हमारे को फायदा नहीं है तो फिर है कहते हैं कि कुछ भी करो और जाओ एंजॉय करो। ठीक है, तो ये आप लोग बोल सकते हैं। जियो पॉलिटिक्स में एक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा दो कंट्री के बीच में, तो ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पर पीस और सिक्योरिटी के लिए इस रीजन में। वरना हम लोग को बैलेंस बनाना पड़ता है कि सऊदी अरेबिया की माने या ईरान की माने, फिर हम लोग को एक कई बार ऐसे स्टेप उठाने पड़ते हैं जिसकी वजह से भले ही गुस्सा हो जाए, पर लेकिन हम लोग अपनी चीज़ों को देखेंगे। रीजन में स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी दिखेगी। इसी के साथ में ट्रेड नॉर्मलाइज होगा दो देश के बीच में, तो नए इवेन्यू ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर बढ़ेंगे। तो हमारे लिए तो यार आम के आम और गुटलों के दाम वाली बात है अगर दोनों साथ में आते हैं। बस दिक्कत एक ही है कि चाइना बिचौलिया बन गया यहाँ पर, तो चाइना का कद बढ़ गया, बस वो नहीं होना था। ठीक है भले ही पाकिस्तान दोनों के बीच में आकर जो है वो बंटवारा करवा देता, पर लेकिन चाइना नहीं आना था। ठीक है, तो चाइना का कद बढ़ गया यहाँ पर थोड़ा सा, बस वो हमारे लिए इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है, वरना तो सारी चीज़ सही चल ही रही है। जितना ज़्यादा शांति रहेगी यहाँ पर हमारे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन है यहाँ पर 2015 में पूछा गया, अब्राहम अकॉर्ड के बारे में याद है किस किस को, या फिर भूल गए, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा यहाँ पर सपोर्ट कराया गया था। अच्छा बताइए किस किस को याद है, देखता हूँ। क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो याद रखना उसके बारे में भी, जब इजराइल के साथ में यूए की जो है एक तरीके से ना नॉर्मलाइजेशन कराया गया था, वहाँ पर बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी, यानी कि मेडिटेरेनियन सी में कौन सी ओपन आउट नहीं होती है, ये आप लोगों को बताना है। सीरिया, जॉर्डन, लेबनान या फिर इजराइल। सही आंसर क्या है ये बताइए, मैं बेस्ट क्वेश्चन बन गया डायरेक्ट। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक और यहाँ पर, बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ना, कौन सी कंट्री यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का कौन सा मेंबर नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाबार पोर्ट के बारे में यहाँ पर, तो चाबार पोर्ट जो है वो आप लोगों को ईरान के अंदर देखने को मिलता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडिया ट्रेड विद द अफ्रीकन कंट्री जो है वो एक तरीके से काफ़ी बढ़ जाएगा। इंडिया का जो रिलेशन है विद ऑयल प्रोड्यूसिंग जो अरब कंट्री है वो स्ट्रेंथन होगा। इंडिया विल नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाकिस्तान फॉर द एक्सेस टू द अफगानिस्तान एंड द सेंट्रल एशिया, एंड पाकिस्तान विल फैसिलिटेट एंड प्रोटेक्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ द गैस पाइपलाइन बिटवीन द इराक एंड इंडिया। तो क्या मतलब है यहाँ पर चाबार पोर्ट का, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आंसर है आप लोगों से अगर पूछ रहे तो वो क्या होगा अगर दोनों के बीच में इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में बात करता हूं आप लोगों से। तो सही आंसर क्या है, तो सीधे सीधा आप लोगों को पता है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, सही आंसर है सी। अगर सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ में इंडिया जो है अपने रिलेशन करना चाहता है सही से, तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ गया सी, क्योंकि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान पहुंच जाए और सेंट्रल एशिया पहुंच जाए, यही हमारा बेसिक मुद्दा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों से इस तरीके से, तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, इसमें अगर बात करेंगे तो क्या है आंसर, आंसर यहाँ पर ए हो गया। तो ईरान नहीं है यहाँ पर। अगर आप लोग बात करेंगे तो कुवैत, बहरीन, कतर, ये देश आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सऊदी अरेबिया रियाद में इसका हेडक्वार्टर है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, आगे बात करें तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, तो आंसर हो गया यहाँ पर बी। बोला जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर नहीं ओपन होता है। ठीक है, इसमें मेडिटेरेनियन उसके अंदर में, तो आप लोग यहाँ पर जॉर्डन देख सकते हैं। जॉर्डन एक लैंडलॉक कंट्री है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर में जॉर्डन नहीं है। सीरिया, लेबनान अगर यहाँ पर सीरिया, लेबनान, इजराइल इनके बारे में बात करें तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर इसको लेकर दिक्कत आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जो क्वेश्चन था, अच्छा हो तो गए सारे क्वेश्चन, इसका ये हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होएगा तो आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाओगे और सही आंसर भी बता पाओगे। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, कोई भी डाउट हो तो बताना और फीडबैक जरूर दे दिया करो यार। वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर बता दिया करो। आजकल जो है आप लोग फीडबैक नहीं देते हो, ऐसे ही आते हो और निकल जाते हो। ठीक है तो मंदिर में मत्था टेक के जाया करो फीडबैक देकर। ठीक है, इससे मुझे पता चलता रहता है कि वीडियो कैसी है और आप लोग इससे थ्रू अपना प्यार भी दिखाते हो। तो डिसलाइक या फिर लाइक कर जो भी सुटेबल लगे आप लोग बता दिया करो। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, शोले मूवी का एक डायलॉग है कि बहुत पुराना याराना लगता है रे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही याराने के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। इंडिया और यूएसए का याराना। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि एक लड़का जो है किसी लड़की से प्यार करता है,
ब्रेकअप हो जाता है, वो फिर किसी और लड़की से प्यार करने लगता है और लड़की किसी और लड़के से प्यार करने लगती है। ये चीज़ें अक्सर आप लोगों ने मूवीज़ के अंदर भी और रियल लाइफ के अंदर भी देखी होगी। यहाँ पर भी कुछ यूएसए का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। यूएसए जो है वो उगते सूरज को सलाम करने वाला इंसान है और सगा ये अपने बाप का भी नहीं है। यूएसए की आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होगी पास में भी। एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान के साथ में खड़ा हुआ था, हमारे ऊपर मिसाइल दागने के लिए तैयार खड़ा था, और आज की डेट में ऐसा है कि हमारे साथ में खड़ा हुआ है और एक तरीके से कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया है। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमारे साथ में खड़ा है तो हमारे लिए तो पॉजिटिव चीज़ है। पर लेकिन इसके चलते हम लोगों से भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता रहता है हमेशा, जैसे रसिया के खिलाफ जाकर हम लोग वोट कर दें चाइना के अपोजिट में खड़े रहें, चाइना के मुद्दे पर इसको सपोर्ट कर दें। तो चलती रहती है, सब लेन देन का मामला है, चलता रहता है। अभी मुद्दा क्या है? अभी मुद्दा है एक इंपॉर्टेंट मीटिंग का। 5वें नंबर की एक मीटिंग यहाँ पर देखने को मिली, जिसको आप लोग MOU बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में MOU बोलते हैं। वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब होता है कि एक तरीका एग्रीमेंट है दोनों के बीच में कि इस फील्ड में हम लोग मिलकर काम करने वाले हैं। और फील्ड क्या है? फील्ड है यहाँ पर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, इसके बारे में बेसिक चीज़ें मैं सारी डिस्कस करूँगा। अभी मुद्दा यहाँ पर यह कि इंडिया और जो यूएसए है, 5वें नंबर का कमर्शियल डायलॉग देखने को मिला 2023 में, जिसमें दोनों के द्वारा रियलाइज़ किया गया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने जो एक तरीके से मुद्दे हैं उनको लेकर सही चल सकते हैं। और इंडिया की हेल्प की जा रही है कहीं ना कहीं, आप लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें काफ़ी लार्ज स्केल पर सेमीकंडक्टर का रोल आप लोगों को देखने को मिलता है। देखिए, जब कोई देश या फिर जब कोई इंसान या फिर जब कोई कंपनी या फिर जब कोई एक तरीके से ना कोई लड़की भी अगर कहीं पर शादी होकर जाती है तो बहुत सारे चैलेंज फेस करती है। तो ऐसे ही चैलेंज जो हैं वो इंडिया के सामने हैं जब कोई ऐसी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि हमारे पास में जो है वो पैसा कम है। रिसर्च और डेवलपमेंट करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और हमारे पास में इतना पैसा है नहीं है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई बाहर से आकर इन्वेस्टमेंट कर दे तो हमारी गड्डी जो है वो आराम से चलने लगे। इससे क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि हम लोग जो हैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और आराम से यहाँ पर हमारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहेगी। एक तरीके से कई सारे लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं अगर बात करें वर्ल्ड में ऐसी कंट्री है आज की डेट में जहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर भी इतना सारा पैसा होता है जिसकी कुछ हद नहीं है। क्यों? यूनिवर्सिटी से कोई इंसान पढ़ के जाता है, मान लीजिए अब किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से इलोन मस्क पढ़ा होगा, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से बिल गेट्स पढ़ा है, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से जो सत्या नडेला पढ़ा है। तो ये इंसान जब यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं तो फिर अपनी यूनिवर्सिटी में ये बहुत ही बड़े बड़े डोनेशन भी जाकर देते हैं ताकि वो यूनिवर्सिटी जो है सही डायरेक्शन में जो है वो आगे चलती रहे। पर लेकिन डोनेशन के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कब तक चलेगी? आप लोग खुद सोचो, अगर कोई चीज़ आप लोग स्टार्ट कर रहे हो और वहाँ पर डोनेशन है, जैसे मान लीजिए कई सारे बच्चे बोल रहे थे, अभी कोर्स के बारे में मैं बातें कर रहा था, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर फीस जो है वो एक तरीके से थोड़ी सी और कम कर दो। अगर आप लोग चीज़ों को देखोगे ढंग से तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अगर मैं अकेला टीचर पढ़ाता तो फिर आप लोग जो बोलते मैं वो कर देता। हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को एक नया टीचर देखने को मिल रहा है और उस टीचर की क्वालिटी आप लोग देखो, डेमो लेक्चर भी हैं हर एक टीचर के, जो आप लोग ऐप पर देखोगे तो उसकी क्वालिटी आप लोगों को समझ में आएगी। तो उससे क्या होता है? उससे समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर इंसान अकेला नहीं है, उन सारे लोगों को भी कनेक्ट किया है जो कि अपने ही फील्ड के महारथी हैं। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो फीस रखी है वो बहुत बेसिक मिनिमम फीस है, एक इतने सारी टीम को साथ में लेकर चलना। अगर अकेला होता तो मैं जितनी आप लोग कहते उतनी कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें तो फिर ऐप का खर्चा होता, बस जो सिस्टम है बस अपना उसका खर्चा होता, और बाकी जो बैकएंड में काम करती है जो ऐप को थामने के लिए तो बस उनका खर्चा होता। पर ये कंडीशन क्या है वो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसके लिए चलाने के लिए पैसा चाहिए। कोई कह रहे कि सर डोनेशन से चला लो, डोनेशन से मान लीजिए एक टाइम तो एक ने डोनेशन दे दिया, अगले टाइम पर कोई डोनेशन नहीं देगा तो टीचर को कहाँ से फीस मिलेगी? टीचर तो चले जाएंगे सारे के सारे, कोर्स कैसे कंप्लीट होगा? तो इसलिए कहते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर में जो कोई आके डोनेशन देता है तो वो वॉलेंट्री होता है, अपनी मर्जी से डोनेशन देता है। पर लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी फीस रखती है ताकि उसका कार्यक्रम जो है वो चलता रहे, उसको डोनेशन के ऊपर डिपेंडेंट न रहना पड़े। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे देश के अंदर में जब हम लोग बातें करते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, वो अपने फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चीज़ें आगे चलती है, वरना चीज़ें जो है वो रुक जाती है। कॉन्टिन्यूटी में चलने के लिए चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बेसिक मिनिमम रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी, जिसके बिना काम चलेगा। और इसीलिए यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोग 2 पार्ट में उसको दे सकते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों को भी, और यहाँ पे भी चीज़ें जो हैं वो आराम से चलती रहेगी। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो तो यार मुझे बताना, ठीक है? क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो समझ में आता है कि हाँ सर क्या क्वालिटी दे रहे हो, तो फिर तो बोलना बनता है। पर लेकिन क्वालिटी में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है तो फिर तो यार देखो फिर चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस बना के चलना पड़ता है, ठीक है?
तो ये बातें हैं। अगर बात करें यहाँ पर रिसोर्स के बारे में, तो इनइफिशिएंट हमारे देश के अंदर में कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ में काम नहीं करते हैं। आप लोग खुद ही देख लो आज के डेट में एजुकेशन सेक्टर की क्या हालत है, हेल्थ सेक्टर की क्या हालत है, वहाँ पर प्रॉपर पैसा जो है वो दिया ही नहीं जाता है, तो वो ढंग से काम नहीं करता है। रिसोर्सेज की कितनी कमी है, घुमा फिराकर पैसे की कमी सब जगह देखने को मिलेगी। पैसा अगर अप टू द मार्क नहीं रहेगा पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, तो फिर वो चीज़ें ढंग से नहीं चलेंगी, वो चरमरा कर टूट जाएंगी, गिर जाएंगी, बिखर जाएंगे, और फिर उसके बाद में सिस्टम जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। तो रिसोर्सेज की इनफिशिएंसी है जो सेक्टर के अंदर में, वो भी है। कई बार रिसोर्सेज होते भी हैं, उनका ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं होता है। जैसे आप लोगों के पास में मोबाइल है, लैपटॉप है, अगर ढंग से यूटिलाइज करो तो वो सारी दुनिया है, कुछ भी कर सकते हो उनसे, पर ना ढंग से इस्तेमाल करो तो भाई साहब मूवी देखते रहो, शॉर्ट्स देखते रहो, बैठ के इंस्टाग्राम की रील देखते रहो, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो बेसिक चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी हैं। इसी के साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर अगर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बात करें तो मिनिमम फिजिकल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। कई बार क्या रहता है कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट जो रहती है वो क्या करती है, इंसेंटिव्स देती है, टैक्स में डिडक्शन, टैक्स में छूट देती है। तो इस तरीके से जो सेक्टर में यहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता है वो अच्छी बात है। कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करती हैं। जैसे कि अगर यूएसए में जाएंगे तो किसानों को इतने अच्छे से सपोर्ट किया जाता है कि वहाँ के किसान जो हैं वो अपने आप को बिजनेसमैन की तरीके से देखते हैं, और हमारे यहाँ के किसान वो बोलते हैं कि यार हमारा खर्चा भी जैसे तैसे निकल जाए, तो हमारी रोजी रोटी बनी रहे, तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाए। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इस सेक्टर में गवर्नमेंट की सपोर्ट भी काफ़ी ज़रूरी है। लैक ऑफ फैब्रिकेशन कैपेसिटी सबसे बड़ी बात क्या होती है बेसिकली, जब तक आप लोगों के पास में कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री नहीं है, उसका सेटअप नहीं है, तब तक आप लोग काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक तरीके से ना कि एक पर्टिकुलर सिस्टम रहता है तो वहाँ पे चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप लोगों के पास में फैसिलिटी हो, वहाँ पर एक तरीके से सारी चीज़ें अवेलेबल हों, उसमें आराम से आप लोग काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो। पर लेकिन हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पर इतना ज़्यादा अच्छा खर्चा किया नहीं गया है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अरे क्या करोगे बना के, बाहर से खरीद कर ले आते हैं। ठीक है, ऐसा ही आप लोगों को नॉर्मल खाने में देखता है, घरों में कहते नहीं है कि क्या करोगे बना के, चलो बाहर से ले आते हैं, जोमेटो स्विगी है वही चीज़ें यहाँ पर हैं। सामान क्या है, सेमीकंडक्टर, अपना सारे ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, जो भी है बाहर से खरीद लेते हैं, क्यों फालतू में माथा बच्चे करनी है। तो हमारी एक तरीके से आदत बन चुकी है यहाँ तक कहीं ना कहीं टेंडेंसी कि हम लोग अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते नहीं है कि क्या मेहनत करनी है, मेहनत से एक नहीं ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। अगर बात करें यहाँ पर जो इसका एक सेटअप करना है यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम का, किस तरीके से हम लोग को ये सिस्टम सेटअप करना है, तो ये सारे वो चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर अगर काम नहीं किया गया तो सोल्यूशन नहीं निकलेंगे। और यहाँ पर इनके लिए काम करने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ेगी पैसे की, तो वो भी यहाँ पर जरूरी है। तो इसलिए ये डील जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। एक तो कमर्शियल अपॉर्चुनिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन जो कि कोविड-19 के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी, वो भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगी। सेमीकंडक्टर का जो क्रंच हुआ कोविड-19 के टाइम पर, आप लोगों को पता है कितनी बुरी कंडीशन देखने को मिली, तो वो भी यहाँ पर सुधरेगी कहीं ना कहीं। और इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, तो दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो भी आप लोगों को यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ से आगे बेसिकली जो कंडक्टर का जो सिस्टेमिक कंडक्टर का जो बेसिक सिस्टम है वो आप लोगों को समझाऊंगा। पुरानी चीज़ें भी आप लोगों की थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी यहाँ पर, और अच्छे से टॉपिक पे और एक कमांड रहेगी। बहुत लंबे समय से यहाँ पर ये चीज़ें चली हुई आ रही हैं, तो आप लोगों की एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है इसको लेकर, वो सारी बातें, किस तरीके से हम लोग को इसके ऊपर काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सेमीकंडक्टर की चिप या फिर जो डिस्प्ले है उसके बारे में यहाँ पर काम करने के लिए काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है, ताकि लगभग 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि देखिए, कोई भी काम स्टार्ट करना होता है ना एक ऐसे स्केल पर कि पूरा देश जो है वो एक तरीके से उसको फायदा पहुंच सके, तो कुछ बड़ा आप लोगों को सोचना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये चिप्स खाकर फिर काम नहीं चलेगा, फिर भाई साहब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों? रीजन देखिए, आज के डेट में कोई भी चीज अगर आज के डेट में आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, उसमें चिप आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब आप लोगों के रिमोट से लेकर, मोबाइल से लेकर, हवाई जहाज तक अगर आप लोग बात करोगे, उसके अंदर ये सारी चिप देखने को मिलेगी। आप लोगों को याद होगा मैंने कोविड-19 के टाइम पर बताया था कि गाड़ी की सर्विस कराने जब गए वहां पर, तो उसमें कई मतलब इतने दिन पहले जैसे सर्विस कराने गए तो उसको वो काम था कि झट मंगनी पड़ गया, पर लेकिन अब जब यहाँ पर जा रहे थे तो उसमें महीनों लग गए। ठीक है, वो कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो इसका मतलब था चिप की शॉर्टेज हो गई, और वो किसकी वजह से हुई? वो ही चाइना की वजह से। चाइना में कोविड-19 की वजह से जो है लॉकडाउन लग गया, और उसके लॉकडाउन का खामियाजा जो है वो पूरी दुनिया को झेलना पड़ा। तो अब यहाँ पर दुनिया को समझ में आ गया
कि दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग चलना सीख सकते हो। अगर दौड़ना है तो आप लोगों को अपने ही पैरों पर चलना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया के द्वारा भी यहाँ पर ये चीज़ें समझ ली गई और हम लोगों ने बोला कि अब अपने पैरों पर हम लोगों को दौड़ना है। तो इसके चलते हम लोगों ने भी जो है काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए कोई भी काम अगर करना है तो आप लोगों को 3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। एक तो बहाने जो है उससे दूर रहना पड़ेगा कि नहीं अब नहीं कल कर लेंगे। अगर गवर्नमेंट बोलने लगे जैसे नॉर्मली जैसे गवर्नमेंट आती है, जैसे उस टाइम पर कई सारे नहीं एक तरीके से वो दिए जाते हैं आश्वासन, ये करेंगे वो करेंगे, पर लेकिन उससे काम नहीं चलता है। तो बहानों से दूर रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बदलनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा आलस, जैसे आप लोगों के अंदर आलस है ऐसे गवर्नमेंट के अंदर भी आलस है, जब तक पुश नहीं करते हैं तो वो यहाँ पर काम नहीं करती है, ठीक है। तो समस्याओं को मौके में कन्वर्ट करना है, ये तीसरा सबसे बड़ा है। ये 3 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे बड़ा तो बहाना नहीं बनाना है, दूसरा आलस, और तीसरा जब प्रॉब्लम आ गई है तो प्रॉब्लम को आप लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, आप लोगों को मौके में कन्वर्ट करना है। जैसे कोविड-19 की प्रॉब्लम आ गई, अब पता है चाइना से सप्लाई आ नहीं रही है, तो क्यों ना हम लोग अपने ही देश में यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश कर दें कि इसके चलते लोगों को भी जॉब मिल जाए और इसी के चलते यहाँ पर जो है अपनी ही कंट्री में हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएं। तो इस पर काम करने की बात की जा रही है। फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग बोलो कि कौन कौन यहां पर इस फील्ड के बादशाह हैं, तो इस फील्ड के बादशाह आप लोगों को देखने को मिलेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। आज की डेट में सबसे टॉप पर आप लोगों को यहां पर ये नजर आएंगे। सबसे टॉप पर कौन चल रहा है यहां पर, ये यूएसए चल रहा है, ठीक है। अगर दुनिया में बात करें 47% जो मार्केट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर काम करने वाली बात है। दूसरे नंबर पर शानदार तरीके से परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी किसकी, ये है साउथ कोरिया की। हालांकि पहले यहां पर जापान टॉप पर हुआ करता था, पर लेकिन जापान जो है लगभग आप लोगों को तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन के साथ में मिला हुआ मिलेगा। कई सारे फोन आप लोगों ने देखे होंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। आईफोन जो है आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, पर लेकिन फिलहाल जो है आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की जो बात चल रही है हमारे देश में, बोला जा रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो यहां पर मिलकर काम करेगा ताइवान की कंपनी के साथ में। ताइवान में जो भी माल बनता है उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा होता है। तो ताइवान वाले ये बोलते हैं कि जब हमारे ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ है तो हम लोग चाइना के अपने अंदर यहाँ बनाए क्यों, क्योंकि रीजन उसका ये कि ताइवान को चाइना का पार्ट माना जाता है और जो भी उसके खिलाफ जाता है तो इसका मतलब है कि चाइना के खिलाफ चला गया। तो इसलिए ताइवान जो है वो बोल रहा है कि इंडिया में आकर हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, चाइना का नाम नहीं होना चाहिए, भले ही उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हो, ठीक है। तो ताइवान हमारा अच्छा दोस्त बन रहा है यहाँ पर आकर, तो इससे काफ़ी फायदा भी देखने को मिलेगा हमें आने वाले टाइम में। तो ये कुछ कंट्री हैं जिनके बारे में याद रखिएगा, जो चिप के फील्ड में काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली काफ़ी लीडिंग कंपनी है। और आने वाले टाइम पे हमारी कंट्री में देखिए मार्केट तो है, अब मार्केट है, हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। तो अपने ही देश में ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी। आज की डेट में बात करो, चाइना का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट के अंदर में काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। पीसीज में 70%, सेल फोन में लगभग 50%, टीवी मॉनिटर में लगभग 36%। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो ये जो चिप है सेमीकंडक्टर, ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है और ये पहले इनका साइज जो है कुछ और हुआ करता था, अभी फिलहाल जो है आप लोगों को पैटर्न देखने को मिलेगा। सेमीकंडक्टर की जो पैकेजिंग हिस्ट्री है, ये एक स्लाइड मैंने आप लोगों के सामने लगाई है यहाँ पर। आज की डेट में एक छोटी सी चिप के अंदर इतना सारा मटेरियल आ जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर पहले एक टाइम पर, पुराने टाइम में अगर देखोगे, सबसे बड़ा कंप्यूटर जो था वो एक कमरे जितना था, ठीक है। आज के डेट में आप लोग मोबाइल जो है वो पूरा कंप्यूटर हो चुका है और आपकी आज के डेट में आप लोग उसको पॉकेट में लेकर घूमते हो। तो रियलिटी में उसके अंदर क्या नहीं है, आप लोग देखो एक मिनट के लिए, मोबाइल के अंदर क्या नहीं है आज के डेट में। आप लोग अलार्म लगा रहे हो, कैलकुलेटर आप लोगों के पास में, आप लोग फोन कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, उसके ऊपर वीडियो देख रहे हो, सोशल मीडिया आप लोग हैंडल चला रहे हो, उसके अंदर नोट्स आप लोग बना रहे हो। उसके अंदर क्या चीजें नहीं है आज के डेट में। वो अलार्म जो सुबह सुबह बजता है 5 मिनट के लिए आप लोग पोस्टपोन कर सो जाते हो, वो उसी के अंदर होता है, ठीक है। तकिया के नीचे दबा कर सोते हो, तकिया के नीचे मत सोया करो। लगभग कोशिश किया करो कि एटलीस्ट 1 से 1.5 मीटर डिस्टेंस आप लोग ये सिर से उस मोबाइल की होनी चाहिए, वरना खतरनाक है वो आप लोगों के लिए, ठीक है। कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है, फट जाते हैं कई सारे मोबाइल। कई सारे महानुभव तो ऐसे हैं कि ईयरफोन लगाकर उसको रात को दबाकर और चार्जिंग पे लगाकर सो जाते हैं। भाई साहब उड़ा देगा कान, पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। कभी भी मोबाइल चार्जिंग पे लगा हो उस टाइम पर उसमें ईयरफोन लगाकर बातें नहीं करनी है। ईयरफोन लगाकर बातें तभी करनी है जब वो मोबाइल जो है वो चार्जिंग पे न लगाओ, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो उसके अंदर ये हीटिंग होती है बेसिकली बैटरी, और उसकी वजह से यहाँ पर ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर अगर बात करें, इसमें 3 कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें सेमीकंडक्टर नहीं, मतलब 3 प्रोडक्ट होते हैं। एक को इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा घरों में जब कोई पर्टिकुलर मतलब जो गैस के ऊपर आप लोग क्या करते हो, कोई गर्म कर रहे हो कुछ भी सामान, उसका जो डंडा होता है वो काला काला बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है। तो लकड़ी का होता है, फिर काले काले मटेरियल का होता है।
तो वो इंसुलेटर होता है, उसमें जो भी वो गर्म हुआ है उसको आराम से पकड़ सके आप लोग उस बर्तन को, काला हैंडल रहता है उसमें वो, तो वो इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है, ताकि आप लोगों के हाथ में वो हीट ना आ सके, जो कि यहाँ पर आपका हाथ न जले, उससे बचा सके। सेम काम यहाँ पर अगर बात करें जो वो होता है वो लकड़ी करती है सेम पैटर्न में, ठीक है, या फिर कई जगह रबर के इस तरीके आप लोगों को ये इस तरीके के सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सेमी कंडक्टर क्या रहता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सेमी मतलब कंप्लीट नहीं है कंडक्टर, हल्का हल्का सा आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर सेमी कंडक्टर, तो ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो बनाई जाती है, तो यहाँ पर ये सेमी कंडक्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और सबसे खतरनाक चीज जो है वो आप लोगों को कंडक्टर देखने को मिलेगा। इनका डिफरेंस क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस मतलब इतना हाई होता है कि वो एनर्जी को फ्लो ही नहीं करने देता है। इसमें आप लोगों को आधा देखने को मिलेगा, और ये तो फुल कंडक्टर है, टच कर दो तो भाई साहब इधर से उधर निकल जाए सारी चीजें, तो ये चीज देखने को मिलेगा। तो पूरा जो सिस्टम यहाँ पर निकल कर आता है, तो आप लोगों को पता है एक फॉर्मूला आप लोगों के सामने निकल कर आता है, V इजकल टू आई आर, ठीक है, तो VIR, वीर याद रख लेना, ठीक है। तो वोल्टेज इजकल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, या फिर आप लोग जब रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वोल्टेज अपॉन करंट यहाँ पर आ जाता है। तो ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मतलब बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये भी कई बार आप लोगों को यूज होता है यहाँ पर नजर आता है। तो जो R है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर, ये फ्लो करंट का कैसा होना है उसके ऊपर यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है। करंट के बारे में एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, करंट जो है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करती है। मतलब जैसे मान लीजिए एक तार है यहाँ पर, तो उसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यहाँ पर एक तार यहाँ से कनेक्ट कर रखा है आप लोगों ने, एक तार यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ करंट जो है वो हमेशा फॉलो करती है। तो ये कंडक्टर में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, कंडक्टिविटी इतनी हाई होती है, 1 मिनट में होने कहते हैं कि बिजली जो है, आप लोगों ने द सीक्रेट मूवी देखी है, उसमें काफी अच्छा डायलॉग है मेरे में जो मुझे अच्छा लगता है, उसमें कहता है कि बिजली का इस्तेमाल जो है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे करना है। बिजली से जो आप लोग खाना भी पका सकते हैं और बिजली से आप लोग इंसान को भी पका सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज आप लोगों के पास में है तो उसका इस्तेमाल आप लोग कैसे करें उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कंडक्टिविटी कितनी हाई है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो काफी लो है, तो काफी फास्ट तरीके से यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। इसीलिए जो मोटर वगैरह होते हैं, ये आप लोगों ने देखा हो कॉपर के तार के बांधे जाते हैं, ठीक है। तो वो सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हम लोग कई सारी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, अब वो कंट्री की डिपेंडेंसी हम लोग को यहाँ पर घटानी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा आप लोग अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में लेकर चलो, इसको समझने के लिए अक्सर जो है टीचर ये समझाया करते हैं कि बैंड गैप कितना है। जैसे इंसुलेटर में ये बैंड गैप काफी देखने को मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक जो है वो आप लोगों को बेसिकली फ्लो नहीं नजर आएगा। फिर यहाँ पर सेमी कंडक्टर में कुछ कुछ फ्लो देखने को मिलेगा और कंडक्टर में गैप बिल्कुल खत्म। तो कंडक्टर यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, वैसे ये बोलूंगा इतना घुसना नहीं है इसके अंदर में, एक हल्का सा आइडिया आप लोग कम से कम जरूर रखिएगा, क्योंकि कल को क्वेश्चन बन जाए तो वहां पर जनरल नॉलेज आप लोगों की टेस्ट चेक की जाती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं चेक की जाती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब तो फिर ये हो गया कि भाई साहब इंसान जो है उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन वहां पर क्या रहता है एक जर्नलिस्टिक फॉर्म में वो आप लोगों से पूछते हैं ताकि आप लोग जो है चीजों को अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया, इसको अगर बिल्कुल नॉर्मल भाषा में आप लोग समझना चाहते हैं, फिर से अगर कोई बच्चे ऐसे होंगे फिर बोलेंगे सर हम तो साइंस बैकग्राउंड के हैं नहीं, तो सीधा सीधा यार इसका फंडा ये है कि भाई साहब जो इंसुलेटर होता है उसमें करंट जो है वो बिल्कुल फ्लो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है करंट थोड़ा फ्लो होता है और यहाँ पर करंट जो है बहुत ताबड़तोड़ फ्लो होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि कोई भी रुकावट नहीं होती है, तो इसीलिए उसको कंडक्टर बोला जाता है। जैसे बस में कंडक्टर होता है, ठीक है, तो भीड़ में कहीं भी जाकर वो पैसे लेकर आता है, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हो। तो ये एक तरीके से जो यहाँ पर रुकावट के बेस पर यहाँ पर ये चीजें इसकी डिसाइड की जाती है, और हर एक चीज का अपना महत्व है। आप लोगों को पता होगा कि एक तरीके से इंसान को कभी कभी पिटाई भी झेलनी पड़ती है घर वालों की, माँ बाप की, क्योंकि जरूरी है वो भी। तो एक तरीके से उनका प्यार भी रहता है, उनको गुस्सा भी रहता है, तो हर एक चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा जो भी है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, ये सारी चीजें हम लोग चाहते हैं अपने देश के अंदर बनाना। अपने देश के अंदर अगर ये चीजें हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर सारी चीजें जो है हम लोग सुधार पाएंगे। अभी अगर बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव के बारे में, यानी कि जो ये प्रोडक्ट है हम लोग अपने देश के अंदर बनाएंगे, इसी के लिए गवर्नमेंट जो है सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। रिसेंटली एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है यहाँ पर, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी माल मसाला हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आया करते थे, वो सारा माल मसाला जो है हम लोग अपने देश में बनाना स्टार्ट कर दें। तो अगर अपने देश में हम लोग वो चीजें बनाना स्टार्ट करेंगे, उससे क्या फायदा देखने को मिलेगा, आप लोग खुद सोचिए। मान लीजिए आज की डेट में मोबाइल हम लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं,
अपने ही देश में बना रहे हैं, तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो एक तरीके से कस्टम जो ड्यूटी आप लोगों को देनी पड़ती है सामान आने ले जाने का बॉर्डर क्रॉस, वो सारा यहाँ पर घट जाएगा। तो कम से कम माल जो है वो थोड़ा सस्ता मिलेगा अगर फोन हमारे ही देश में बनने स्टार्ट हो जाएंगे। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि माल आप लोगों को सस्ता मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, अपने ही देश में बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को काम मिलेगा जो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर जॉब क्रिएट होगी। तो यानी कि भाई साहब लोगों के घरों में चूल्हा जलेगा, किसी को जॉब मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आगे जो है शादी विवाह के चांसेस भी बढ़ेंगे। जो बेरोजगार लोग हैं, एक बच्चा कह रहा है कि सर 4 साल हो गए जॉब नहीं लगी है, समझ में नहीं आ रहा कब जॉब लगी कब शादी होगी, ठीक है। तो जॉब के लिए जिसको बेसिकली बात चल रही है कि शादी होगी जॉब लगेगी, तो उसमें भी यहाँ पर कई सारे लोगों के जो हैं वो घर बच जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये, दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। मतलब उस देश से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, कोविड-19 आ गया, लॉकडाउन लगा के बैठ गया भाई साहब जरा सी देर में, और उसने तो लॉकडाउन लगा लिया, अब हमारे देश में तो चीजें चल रही है ना, अब हमारा देश कैसे चलेगा। तो अगर अपने देश में हम लोग ये चीजें बना लेते हैं तो इससे क्या रहेगा, अपने हिसाब से हम लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों को दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम जब हो जाती है, तो ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं डिफेंस के बारे में बोलूं, यानी कि अगर बात करें अपनी आर्मी के बारे में, हम लोग बाहर से हथियार खरीद कर लेकर आ रहे हैं, कल को पता चला जो रसिया है वो भी पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और रसिया जो है हमको भी हथियार दे रहा है, सेम हथियार पाकिस्तान को दे रहा है, सेम हथियार हमको दे रहा है। कल को कोई दिक्कत आ गई है, पता चला वहां पर रसिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, हमको सपोर्ट करना मना कर दिया चाइना के परिसर में आकर। तो इस तरीके से आप लोग कंडीशन समझ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसा हुआ है पास्ट में, ऐसा इसलिए बता रहा हूं। तो इंडिपेंडेंट रहना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना दिक्कतें झेलनी पड़ जाती है यहाँ पर। तो इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड करा जाए। इंसेंटिव मतलब शब्द लिखने के लिए इंसेंटिव आप लोग यूज कर लेना, पर लेकिन ये होता है छूट दे देना। मान लीजिए टैक्स लग रहा है यहाँ पर किसी प्रोडक्ट पर हमारे देश में आकर, तो गवर्नमेंट जो है वो अपना टैक्स इकट्ठा कर रही है वहां पर 18%, पर लेकिन गवर्नमेंट बोले कि भाई साहब अगर ये प्रोडक्ट आप लोग हमारे देश में आकर बनाओगे तो 18 नहीं, मैं आप लोगों को 12% टैक्स के लिए अलाउ करूंगा, 6% की छूट होगी आप लोगों के लिए। तो ये क्या हो गया भाई साहब, कोई भी कंपनी आएगी तो भाग भाग के बनाएंगे यहाँ पर कि भाई साहब 6% की छूट मिल रही है। ऐसे ही बहाने, ऐसे ही लुभावने बहाने बना बनाकर चाइना ने बहुत सारी कंपनियों को अपने यहाँ पर खींच लिया। मतलब हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कि आज की डेट में अगर कोई कंपनी बाहर से आती है आकर हमारे यहाँ पर अपना प्लांट लगाती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वीडियो को पॉज कर कर बताओ, देखता हूँ आप लोग क्या बताते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी निकल कर, वो आएगी लैंड की प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि लैंड यानी कि जो जमीन है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी कि हर एक इंसान जो है वो जमीन का हमारे देश में अपनी खुद की, आप लोग खुद देख लो, आप लोग गांव से आते हैं तो आप लोग के हिस्से में कोई ना कोई जमीन आती होगी, आपके हिस्से में नहीं तो आप लोग के पापा के या घर वालों के किसी के हिस्से में आती होगी। तो जमीन जो है वो प्राइड के साथ में कनेक्टेड है। प्राइड मतलब एक तरीके से समाज में इज्जत बढ़ती है जितना बड़ा जमींदार होता है, कि हमारे हिस्से में भाई साहब 50 बीघे जमीन आती है, ठीक है, वो 50 बीघे का जमींदार है वो, तो ये देखने को मिलता है। तो वो जमीन प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, तो अगर कल को चलकर गवर्नमेंट उसको खरीदने लगे तो ये भी गांव में जाओगे तो ऐसा देखने को मिलेगा कि जमीन बेच दी भाई साहब उसने। ऐसा लगता है कि इससे बेइज्जती होगी एक तरीके से इंसान की, कि मजबूरी में जमीन बेचनी पड़ रही है। उसके घर उसका बाप जो था ना दारू पीता था, दारू पी के सारी जमीन बेच दी उसने। ऐसे भी कई सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसको इंसल्ट के तरीके से भी हमारे समाज में देखा जाता है। पर लेकिन चाइना में क्या है, मैक्सिमम सारी चीजें जो हैं वो सरकारी हैं, गवर्नमेंट के हाथ में है। तो जिसको चाहिए भाई साहब 500 एकड़ का एरिया चाहिए, चाइना बोला ठीक है आ जाओ, बिल्कुल शानदार सजा के प्लेट में देंगे, बस तुम आके काम धंधा स्टार्ट तो करो। तो तुरंत आओ, स्टार्ट करो काम धंधा, जुड़ गया काम, जरा सी देर में हो गया काम। तो चाइना में ये चीजें बड़ी आसानी से आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर में जिसका सोल्यूशन जो है थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, इसीलिए हमारी कंट्री में इस तरीके से जो इंडस्ट्री है वो स्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाता है। तो पहला तो टैक्स में छूट मिल गई, दूसरा लैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है स्किल डेवलपमेंट। स्किल मतलब हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो एक तरीके से किसी पर्टिकुलर स्किल में, यानी कि उनके पास में कोई स्पेशल जो एक तरीके से नॉलेज नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर। जैसे मान लीजिए मैं टीचिंग करता हूं, ठीक है, तो मेरी स्किल टीचिंग हो गई। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंसान डॉक्टर है तो उसकी स्किल डॉक्टर हो गया वो, ठीक है, तो स्किल हो गया वो एक तरीके से मरीजों का इलाज करता है। तो हर एक इंसान की एक स्किल होती है। तो स्किल मान लीजिए कोई लुहार है, कोई बढ़ाई है, कोई कुम्हार है,
तो इस तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है, उसकी वो स्किल हो गई, तो वो स्किलफुल लोग हमारे देश में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर में। चाइना में उनके द्वारा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम किया गया है, पर हमारे यहाँ पर अभी हम लोगों ने ये चीज़ें काम करने स्टार्ट की हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर भी काम करना काफ़ी जरूरी है और हमारा देश काम कर भी रहा है उसके ऊपर में। तो इसी के चलते प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के साथ में डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में बात की जा रही है कि डिजाइन किस तरीके से हम लोग को लेकर चलना है। तो इसके चलते बहुत सारी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है और यहाँ पर कई सारी स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक पर्टिकुलर प्लांट था वो कि महाराष्ट्र में बनना था, पर लेकिन उसको गुजरात गवर्नमेंट छीन कर ले गई महाराष्ट्र से। तो उसके ऊपर कई सारी मजाक उड़ाई जा रही थी बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कि गुजरात वाले छीन के ले गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जो हम लोग अगर अपने देश में चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देंगे तो फायदा इसको सीधा सीधा तो यही रहेगा कि कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि अपने ही देश में हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अपना ही माल अपने आप यूज़ करें, तो वो चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप लोगों को यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन भी पूछ ले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक मजा भी नहीं आने वाला है। बात की जा रही है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड जो इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए। तो अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा था वो गवर्नमेंट के ही इनिशिएटिव थे। तो यहाँ पर आप लोग एक अच्छा सा प्यारा सा आंसर आप लोग लिख पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आंसर जो है आप लोगों से इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है, ऐसा पूछ लें कि यहाँ पर कि आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं, तो आप लोगों को वहां पर उसका भी आंसर देना पड़ेगा। तो इसीलिए कहता हूं कोई भी क्वेश्चन अगर रहता है तो उसको कई तरीके से आप लोग सोचा करें। हमारी कंट्री में पॉलिसी लेकर आ गई थी नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि 2019 यहां पर देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो जो पॉलिसी है तो उसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, जिसमें यहां पर हमारी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। इवन कई जगह तो आप लोग को डीआरडीओ भी पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आता है यहाँ पर, ताकि उन्हें कहते हैं डिफेंस वाले भी कि यार चलो यार कुछ तो धक्का मारा जाए कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्री आगे बढ़े। ठीक है, तो शॉर्टेज जो है वो यहाँ पर एक तरीके से दूर होगी, हमारी कंट्री में चीज़ों की सप्लाई स्टार्ट होगी। तो इसमें कैबिनेट के द्वारा अभी 76,000 करोड़ रुपए सेमीकंडक्टर में लगाने की बात की थी, जिसके चलते हमारी कंट्री में जो है ये चीज़ें बनाई जाएंगी और आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ती नजर आएंगी। ये बोला गया कि इसके अंदर में वेल ट्रेन इंजीनियर, जो इंजीनियरों की बेइज्जती करते हैं ना कि इंजीनियर को जॉब नहीं मिल रही है, तो 85,000 के करीब वेल ट्रेन इंजीनियर यहाँ पर इसके अंदर काम करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं हाई क्वालिटी वाली जॉब जो है वो 35,000 से लेके 35,000 तक लगभग डायरेक्ट जॉब मिलने वाली है, हाई क्वालिटी, और इसी के साथ में इनडायरेक्ट जो है वो लगभग 1 लाख से भी ज्यादा जॉब क्रिएट होने वाली है। तो ये देखो आप लोग, ये फायदा होता है। अब मान लीजिए हम लोग ये सारा सामान बाहर से खरीद कर ले आते हैं, जॉब किसको मिलती है? चाइना वालों को मिलती है। शादी किसकी होती है? चाइना वालों की होती है। हमारे यहाँ तो किसी की शादी नहीं होती, तो इसलिए हम लोग को इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कह रहा है कि सर शादी नहीं हुई 4 साल हो गए शादी कर लो पहले और काम बाद में कर लेना। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना। ये जो क्वेश्चन है 2018 में यहाँ पर बेसिकली यूपीएससी के द्वारा पूछा गया और यहाँ पर बात की जा रही है पर्टिकुलर हमारी कंट्री में सोलर पावर प्रोडक्शन के बारे में। खासकर अगर बात करें सोलर पावर प्रोडक्शन में जब हम लोग यूज़ करते हैं तो सिलिकॉन वेफर यूज़ करते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है जो फोटोवोल्टिक यूनिट में कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। यहाँ पर जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं, ये ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को तुरंत बता देगी ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, आगे बात की जा रही है सोलर पावर जो यहाँ पर टैरिफ है ये यहाँ पर डिटरमाइन किए जाते हैं सोलर एनर्जी कंजप्शन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगर बात करें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बोला गया ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नाइदर। तो सही स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट है यहाँ पर डी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया मैक्सिमम चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो 3rd लार्जेस्ट कैसे हम लोग हो सकते हैं? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल गलत है। और जब बात करते हैं यहाँ पर सोलर पावर टैरिफ के बारे में, तो ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जो रेगुलेटरी कमीशन है, ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है। और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, तो यहाँ पर उसके द्वारा बिडिंग यानी कि बोली लगाई जाती है और उसके बाद में डिसाइड किया जाता है कि इसका रेट क्या रहने वाला है। तो ऐसे नहीं कि हवाबाजी चलती है, तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में होता है। और खासकर आप लोगों को पता है जितना भी बिल होता है कई बार यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो माफ़ कर दिया जाता है जैसे ही इलेक्शन आते हैं। तो इलेक्शन भी काफ़ी बड़ा एक रीज़न है यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए कि क्या प्राइस रहने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं, तो कोई भी डाउट इसको लेकर माइंड में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर डाउट हुआ करे तो उसको पूछ लिया करो, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
दोस्तों ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसको देखने के बाद में मुझे लगा कि मतलब क्या ही बोला जाए यार ऐसे दोस्त को कि जो मुसीबत में साथ छोड़कर भाग जाए। चाइना ने बोला है कि वो एश्योरेंस एक तरीके से देगा यहाँ पर जो आईएमएफ का पैकेज है उसको सपोर्ट करने के लिए। ये रनिल विक्रमसिंघे साहब के द्वारा पार्लियामेंट में बोला गया। यानी कि जो इंडिया जिसकी पीठ में ये छुरी घोंप रहा था वो इंडिया जो है वो दोस्तों की तरह बेसिकली आगे हो गया आकर खड़ा, और दुनिया में सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि हम लोग सपोर्ट करते हैं। और चाइना क्या कह रहा है, सोच रहा है कि मैं सोच के बताता हूँ कि सपोर्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। तो आप लोग यहाँ से समझिए कि कौन है सच्चा दोस्त, ठीक है। तो श्रीलंका की खस्ता हालत में इंडिया के द्वारा जो रोल प्ले किया गया वो शायद ही कोई इस तरीके का रोल प्ले करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो इंडिया तो यार एक ऐसा देश है जो कि दिल से काम करता है, आप लोगों ने यहाँ पर देखा। तो ये काफ़ी बेसिक सी एक ऐसी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं दिखाती है कि कौन मुसीबत में साथ देता है और कौन जो है वो धोखा देकर भाग जाता है पीठ दिखाकर। तो ये यहाँ पर एक ऐसी स्टेटमेंट लगी मुझे कि श्रीलंका की आंखें खुली होंगी। ऋषि सुनक, इसी के साथ में जो बाइडन और यहाँ पर एंटोनी एल्बनीज, ठीक है। तो तीनों के तीनों ने मिलकर यहाँ पर जो AU के US की जो डील है उसको फाइनलाइज करने की यहाँ पर बात की। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये कहाँ पर मिले अभी यहाँ पर, तो याद रखिएगा ये USA के अंदर में यहाँ पर मिले। ऑस्ट्रेलिया, UK और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, UK और USA, तो तीनों मिलकर यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसे देश हैं जो कि इंडो पैसिफिक में यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं ताकि चाइना का दबदबा भी यहाँ पर थोड़ा सा कम किया जा सके। और ये बेसिकली एक तरीके से सपोर्ट भी है उस पर्टिकुलर देश ग्रुप को जिसको आप लोग समझ सकते हो। ये एक पर्टिकुलर है जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोगों के सामने एक ग्रुप है जो कि यहाँ पर क्रिएट किया गया था 1946 में। USA और UK के द्वारा एग्री हुए थे कि इंटेलिजेंस गैदरिंग एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। 5I के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। USA जो है यहाँ पर वो लीड करता है यहाँ पर, जो खासकर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है। UK की गवर्नमेंट यहाँ पर काम करती है। कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में कनाडा ने भी ज्वाइन कर लिया 1948 में, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया जो है वो नहीं कहते कि जैसे गांव में भैंस होती है, जब वो एक तरीके से नई नई जो बच्चे को जन्म देती है तो उसके पीछे वो घूमता फिरता रहता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पीछे न्यूजीलैंड घूमता फिरता रहता है और USA के पीछे कनाडा, ही आप लोगों को एक पैटर्न में देखने को मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर ये 5 देश हैं जो कि आज के डेट में 5I के बारे में बातें करते हैं। एक दूसरे के साथ में इंटेलिजेंस गैदरिंग वगैरह आप लोगों को यहाँ पर ये शेयर करते हुए नजर आएंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो AU के US जो ग्रुप है यहाँ पर, इनके द्वारा बोला गया कि न्यूक्लियर सबमरीन जो है यानी कि पनडुब्बी वो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। फ्रांस गुस्सा हो गया था। फ्रांस ने बोला था बेसिकली कि मैं दूंगा, पर इसने बोला जब तक तुम दोगे तब तक तो चाइना कुछ कर देगा हमारे साथ में। तो इसके चलते ये न्यूज़ में आ गया था। हमारे पास में अरिहंत जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर INS चक्रा जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये रसिया से सपोर्ट में आप लोगों को यहाँ पर आई थी। फ्यूचर अटैक जो सबमरीन यहाँ पर आप लोगों को S5 फ्यूचर मिसाइल सबमरीन। तो बहुत सारी यहाँ पर न्यूक्लियर पावर सबमरीन, ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं, हम भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। इसका फायदा क्या होता है, पानी के अंदर डुबाए रखो, बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, और जब भी हो जो भी सामने आए ऊपर हमारे कोई सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाए, ठोक दो उसको 1 मिनट में। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि सीधा सीधा फंडा ये है, अगर आज की डेट में आप लोग बात करो अपनी सिक्योरिटी को कैसे दुरुस्त बनाना है तो उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाता है। तो बेसिक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है रिसर्चर के बारे में, IIT रुड़की। IIT जो रुड़की है यहाँ पर, पहले तो बताइए है कहाँ पर, ये देखता हूँ कौन कौन बताते हैं। उसके द्वारा न्यू एंटी माइक्रोबियल जो मोलिक्यूल की बात की जा रही है, जिसका नाम भी IITR, याद रखने के लिए आप लोग भूलोगे नहीं। IITR यानी कि रुड़की का नाम आ गया। 00693 ये नाम दिया गया है, जो कि यहाँ पर फाइट करेगा ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन के लिए। होता क्या है, अगर आज की डेट में आप लोग कोई दवाई लेते हो, उसको पैटर्न में फॉलो नहीं कर पाते हो, तो फिर क्या होता है, वो दवाई जो है एक तरीके से ड्रग रेजिस्टेंस बन जाती है, डिजीज, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर। तो IIT रुड़की काम कर रहा था, इसके ऊपर रिजल्ट निकलेगा तो बहुत ही भयानक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल पर जो इसका नेगेटिव इंपैक्ट है वो रुकता हुआ नजर आएगा इसका ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाईलाइट किया गया कि इंपैक्ट ऑफ द वुमेन इन सैनिटेशन एंड द वेस्ट मैनेजमेंट। तो आज की डेट में घरों में भी अगर आप लोग चीज़ों को देखोगे तो माताएं जो हैं, खासकर जो मम्मी हैं, वो सब चीज़ों को साफ सुथरा करके रखती हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने अनाउंस किया कि वुमेन आइकन, ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछा सकता है विन के नाम से, विन अवार्ड के नाम से। तो वुमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता, तो ये डायरेक्ट ये याद रखिएगा किसका है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये बेसिकली यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है। तो ये अवार्ड अभी यहाँ पर अनाउंस किया गया। तो ये कहीं ना कहीं वुमेन को एम्पावर भी करेगा साफ सफाई में, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, अक्सर मैंने मुझे ये
पता नहीं पॉजिटिव बोलो आप लोग इसको, नेगेटिव बोलोगे, क्या बोलो, मतलब मुझे जब तक मज़ा नहीं आता तब तक मेरा आसपास का जो एरिया है वो साफ ना रहे, ठीक है। तो अक्सर जो दोस्त थे वो बोला करते देखो रूम को लड़कियों की तरह साफ करके रखता है। अब कॉम्प्लीमेंट था या फिर कमेंट था वो तो आप बता दो क्या था, पर हाँ ये है कि स्वच्छता में जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाती हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लड़के भी कर लेते हैं, पर लेकिन वो ये कि मौज मस्ती में ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा सा टाइम दो तो हम लोग ज़्यादा बेटर तरीके से कर लेते हैं, हम भी ऐसे पीछे नहीं है, ठीक है। क्या राय है बताइएगा जरूर। डिफेंस फोर्सेस के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर बात की जा रही है ALH ध्रुव के बारे में। तो ये हेलीकॉप्टर जो है ये अभी हमारे बीच में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। यहाँ पर एक सेकंड, किसकी वजह से न्यूज़ में, क्योंकि इसका ऑपरेशन जो है वो अभी रोक दिया गया, क्योंकि अभी यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ दिक्कतें देखने को मिली, एक्सीडेंट देखने को मिला मुंबई कोस्ट पर, तो इसकी वजह से यहाँ पर अभी चीज़ों को चेक किया जा रहा है, ठीक है, ताकि चीज़ें इंप्रूव की जा सके। मध्य प्रदेश गवर्नर जिनका नाम है यहाँ पर मंगू भाई पटेल, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है तीसरे नंबर का याद रखिएगा, जिसको बोला गया यहाँ पर बेसिकली दिव्या कला मेला। तो दिव्या कला मेला कहाँ पर, ये भोपाल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पर कुमारी प्रतिमा, ये भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। तो दिव्यांग जन जो है उनको एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की जा रही है और आर्टिसन यानी कि बिजनेसमैन बनाने की कोशिश की जा रही है। बिजनेसमैन से फायदा ये रहता है कि इंसान जो है वो अपना तो पेट पालता ही पालता है, दूसरों को भी कईयों को जो है वो जॉब देता है, ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग आज के दिन में एक स्कूल भी चला रहे हो तो सोचो कितने सारे टीचर वहाँ पर होंगे, वहाँ पर टीचर भी होगा, प्यून भी होगा, एक तरीके से वहाँ पर बहुत सारे लोग स्टाफ के भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एक स्कूल कहीं पर चलता है तो वहाँ पर भी इतने सारे लोग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं भी कोई ऐसा सिस्टम स्टार्ट होता है तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पर इससे फायदा रहता है कि एक तरीके से मिलकर काम करते हैं फिर। तो यहाँ पर फ्री बूथ यहाँ पर लगाए जाएंगे, फेयर एग्जीबिशन, ताकि यहाँ पर दिव्यांगजन को अपनी जो एबिलिटी है वो दिखाने का मौका मिले। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक इनिशिएटिव है। प्राइम मिनिस्टर के साथ द्वारा फाउंडेशन यहाँ पर रखा गया, किसके बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है हुबली, ठीक है, ये बात की जा रही है बेसिकली हुबली। तो यहाँ पर कहाँ पर, ये कर्नाटक के अंदर में जो बेसिकली धारवाड़ वाला रीजन है उसमें प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर IIT धारवाड़ जो नेशन को डेडिकेट किया गया, इसी लॉन्गेस्ट रेलवे, जो लॉन्गेस्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म रेलवे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखो आप लोगों से ना यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कई बार आप लोगों से यहाँ पर क्या करते हैं स्टेटमेंट बेस आप लोगों से क्वेश्चन बना के दे देते हैं। आप लोगों से पूछ ले अगर इस तरीके से क्वेश्चन, तो फिर आप लोग बोलते हो यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो छोटी छोटी स्टेटमेंट जब बनती है ना यहाँ पर, तो वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ है कोई पर, लेकिन कोई छोटी सी स्टेटमेंट आप लोगों से दे देंगे एक मिनट के अंदर में उसको निकाल कर। तो अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग कभी कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे, अगर याद नहीं रहेगा तो फिर देखो फिर तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसके बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो याद रख सकते हैं। नाम याद रखिएगा, श्री सिद्धा, ये पर्टिकुलर सबसे लॉन्गेस्ट जो रेलवे प्लेटफॉर्म आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो श्री सिद्धा धारूड़ स्वामी जी हुबली स्टेशन के नाम से आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, कर्नाटक के अंदर में डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। डेडिकेटेड किया जा रहा है यहाँ पर, जिसको बोला गया यहाँ पर बेसिकली होसपेट, ये स्टेशन जो कि डिजाइन किया गया हम्पी मोन्यूमेंट के तर्ज पर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में फाउंडेशन रखा गया धारवाड़ मल्टी विलेज वाटर सप्लाई स्कीम का भी। तो कई सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये कर्नाटक के अंदर सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो नया IIT, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर, पहले नहीं लोगों को एडमिशन नहीं मिला करते थे, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो 6.44 है इन फरवरी में। तो यहाँ पर बोला गया, RBI ने 6 बोला था बेसिकली, आप लोगों को पता है 4+-2 की बात करते हैं RBI। तो देखते हैं क्या चीज़ें आती है निकल कर। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई 3,61,000 करोड़ रुपए की बात की जा रही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को इमरजेंसी क्रेडिट की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए होता क्या है, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, पर लेकिन फंडिंग की इतनी कमी पड़ जाती है कि कई सारी चीज़ें जो है बंद हो जाती है। हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि स्टार्ट होने से पहले ही बेसिकली डूब कर मर गए। तो कंडीशन क्या रहती है, कंडीशन यहाँ पर ये रहती है कि उनको ढंग से सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि कई बार आइडिया तो अच्छा होता है कि हाँ ठीक है एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे जिससे लोगों को फायदा होगा, पर लेकिन कई बार जो रहता है बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है। कहीं जमीन खरीदने चले गए, वहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है, कोई ऑफिस बनाने लगो आज के डेट में तो आराम से आप लोगों को जो है 30-35 लाख रुपए लग जाएंगे वहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस बनाने में भी। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितनी महंगी ज़मीन है, कितनी सारी चीज़ें किराए पर भी लोगे तो वहाँ पर भी 25-30 हज़ार रुपये आप लोगों को महीने के देने पड़ेंगे ढंग की जगह अगर ऑफिस लोगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना जरूरी है, ताकि जो नया स्टार्टअप अगर कोई खोलने की कोशिश कर रहा है उसको सपोर्ट मिल सके, और अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो डूबना तो डूबना ही है, वो तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। सिग्नेचर बैंक के बारे में बात की जा रही है, न्यूयॉर्क के अंदर में फाइनेंशियल रेगुलेटर के बारे में। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर अभी बैंक की कंडीशन खस्ता देखने को मिली USA के अंदर में। तो अभी जो बाइडेन साहब भी बोले थे कि टेंशन मत लो कि हम चीज़ों को सुधार लेंगे, सुधारनी होती तो पहले ही सुधार लेते, अब क्या सुधारोगे तो बता दो चचा।
ई रुपी जो वर्थ है यहाँ पर बोला जा रहा है कि 130 करोड़ रुपए है सर्कुलेशन में। तो ये अच्छी बात है कि डिजिटल रुपी की ओर हमारा देश जो है वो बढ़ रहा है। तो आने वाले टाइम में इससे करप्शन भी कम होगा और एक तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी अच्छा मिलेगा। ये तो आप लोगों को पता है, नाटू नाटू जो सॉन्ग है आरआर मूवी का डॉक्यूमेंट्री जो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को पता भी ऑस्कर भी जीत दिया, मजा आ गया। जो स्टार्टिंग में बात कर रहा था यह है द एलिफेंट विस्पर, तो जिसको ऑस्कर जीता गया भाई साहब, एक जंगल में रहकर उनके द्वारा जो काम किया गया वो सराहनीय है, ऐसा बोल सकते हो। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल, ये यहाँ पर याद रखिएगा, इसको 7 जो है अवार्ड मिले हैं झोला भर के ले गए। साइक्लोन फ्रेडी के बारे में मैंने बात की थी, यहाँ पर मालवी और मोजाम्बिक वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 70 लोगों की जान भी ले चुके हैं, यहाँ पर खतरनाक चीज़ है। इंडिया की इंगेजमेंट के बारे में बात करें चाइना के साथ में, तो कॉम्प्लेक्स है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा एनुअल जो रिपोर्ट आई है बोला गया कि इनके साथ में रिलेशन जो है वो शांति में नहीं चल पाएगा, क्योंकि सामने वाला कुत्ते की पूंछ है बोला नहीं उसने, मैं बता रहा हूँ कि शब्द जयशंकर साहब के हैं, बोल हम रहे हैं, ठीक है चाइना बांग्लादेश जो है उसके क्रिकेट में बांग्लादेश ने T20 सीरीज जो है वो अभी जीत ली है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, बांग्लादेश क्लिंच T20 सीरीज बाय डिफीटिंग द वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड याद रखना, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली, किसको हराकर? ये याद रखेगा, इंग्लैंड को हराकर। 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप जो है फॉर मेंस एंड द वुमेन्स, वो आप लोगों को आसाम के अंदर देखने को मिली, ठीक है, मिलेगी। इसी के साथ में वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में अगर बात करें तो MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर के नेम ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो माइंड में क्लैरिटी रहेगी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन बनेगा छोटू करोड़पति? क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अटेम्प्ट करो। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेटर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? WHO, यूनेस्को, UNDP या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बात की जा रही है किसके बारे में? ये है अजोम्पिक, ठीक है। तो यहाँ पर एजोम्पिक जो है वो रिलेटेड टू किस डिजीज से है? मिजल्स या फिर यहाँ पर एवियन इन्फ्लुएंजा, डायबिटीज या फिर कोविड-19? सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि व्हाट आर द नेम ऑफ ऑफिशियल जो पार्टी जो कि ऑथराइज की जाती है इशू करने के लिए जो डायरेक्टर्स, आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि क्या बोला जाता है बेसिकली उसको, ठीक है। जो स्पीकर, विप, रीड्स या फिर प्रेसिडेंट। तो ऑफिशियल पार्टी का नाम आप लोगों को बताना है, क्या बोला जाएगा उसको, एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। टनल, ये बात की जा रही है बेसिकली विल की, ठीक है। तो विल की टनल या फिर गुफा आप लोग बोल सकते हो। तो कहाँ पर है? यहाँ पर स्लोवेनिया, इटली, पोलैंड या फिर स्पेन। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के आंसर तो देखता हूं कौन आंसर देता है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के सामने है CSAT का क्वेश्चन, अटेम्प्ट करो। तब तक मैं आप लोगों का मैं बेस्ट क्वेश्चन कराता हूं, देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर यह है कैलोदेव नेशनल, ये घाना नेशनल पार्क, जो कि आप लोगों से कई बार पूछ भी लिया जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये तो आप लोगों से अभी रिसेंटली डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर कैलोदेव घाना नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? पहले तो याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर में है, और मैन मेड है यहाँ पर। ये मैन मेड यानी कि इंसानों के द्वारा बना गया और इंसानों के द्वारा मैनेज किया जाता है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गंभीर, और इसी के साथ में बाणगंगा रिवर, तो उनका मीटिंग पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो डेडिग्नेटेड है एज ए रामसर साइट, वेटलैंड कन्वेंशन, ये 1981, तो इसके साथ में आप लोग याद रख सकते हैं। ओपन ग्रासलैंड वगैरह ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। ब्रीडिंग ग्राउंड भी है यहाँ पर कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स का। तो ये काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज जाते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा तो चीज़ें आप लोग लंबे समय तक याद भी रख पाओगे, ओके। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें। आइए अब क्वेश्चन के आंसर दे। एक मिनट, कहाँ चले भैया कितों चले भैया। आंसर क्या है यहाँ पर? इसका आंसर है हेल्थ के बारे में बात करें, नॉर्मल सी बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप लोग याद रखेगा। तो फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो अमेंडमेंट का यहाँ पर था इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन का, वो कंक्लूड किया गया था काफ़ी पहले 2005 में, ठीक है। तो ये कई बार आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलता है, कई बार ऐसी चीज़ें न्यूज़ में आ जाती हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर WHO से रिलेटेड है, ठीक है। ये यहाँ पर बात की जा रही है अजेम्पिक जो डिजीज़ के बारे में, तो किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। आंसर क्या इसका बताइए, ठीक है। तो ये है बेसिकली मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, यानी कि जो मीठे के जो बेसिकली ना शौकीन आदमी है मेरे जैसे टाइप के लोग तो उससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने पढ़ा है पॉलिटी के अंदर में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। बेसिकली इसको विप बोलते हैं, ठीक है। तो बोला गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल जो भी यहाँ पर ऑफ द पार्टी हु ऑथराइज टू इशू द डायरेक्शन, बोलते हैं कि आ जाना टाइम से वोट डालने के लिए, नहीं तो जाए पत्ता काट देंगे पॉलिटिकल पार्टी से तुम्हारा। तो इसको विप बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर लोकेटेड है, किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये? तो इसका याद रखिएगा पोलैंड, यानी कि आंसर यहाँ पर सी हो गया, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
सी सेट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग यहाँ पर बी देखने को मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के सामने, इसको भी आप लोग यहाँ पर हल्का सा याद रख सकते हैं। दोस्तों अंग्रेजी सीखेंगे कुछ नए शब्दों के साथ में, अच्छे से इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना तो लंबे समय तक याद भी रख पाओगे, ठीक है। तो पहला शब्द है यहाँ पर, ये है इवोकेटिव। तो इसका मतलब होता है बेसिकली स्मरण पात्र, यानी कि चीज़ों को ना याद रख लेना लंबे समय तक, यानी कई बार इमेज बन जाती है, मेमोरीज, चीज़ों को याद रखते हैं। उन्हें कहते हैं कि जब भी उसका चेहरा याद आता है तो भाई साहब मतलब दिल खुश हो जाता है। तो वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एक तरीके से इसके मतलब घर वालों की बात करो, मम्मी पापा के, ठीक है, गलत मत समझना। एग्जाम पे फोकस कर लो, अच्छी अच्छी बातें सोचा करो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑर्डियल। ये बेसिकली अप्रिय अनुभव, यानी कि जो अच्छा अनुभव नहीं है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि याद आते ही दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, कि ये कैसे याद आ गया इस टाइम पर, ये तो आना ही नहीं चाहिए था। वो वाली बातें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यह मैक्सिमल, यानी कि अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेहनत करो, पढ़ाई करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो, एक तरीके से लग कर बहुत ही अच्छे लेवल पर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिमोस्ट्रेंस, तो विरोध करना किसी चीज़ का, तो आप लोगों का आलस जो है उसका विरोध करना है आप लोगों को, ताकि आलस जो है वो पैर ना प्रसार सके, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोलिफिक, यानी कि फलदार, ठीक है, यानी कि लार्ज संख्या में, बड़ी संख्या में, प्रचुर मात्रा में आप लोगों को भर भर कर प्यार मिलेगा जब आप लोग अपना एग्जाम क्लियर करोगे और शानदार तरीके से, यानी कि देखिए सुनहरे कलर के साथ में उकर कर सामने आओगे, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, फीडबैक जरूर देना और इसी के लिए तैयार रहना। आज के लेक्चर जो है 11 बजे रहेगा एक लेक्चर, दूसरा लेक्चर 1 बजे रहेगा और तीसरा लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो बेसिकली शाम को 5 बजे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना और जल्दी हो सकता है लेक्चर की संख्या और बढ़ती हुई आप लोगों को यहाँ पर नजर आए, ठीक है। तो इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए माइंड में, ओके। एक लेक्चर और डालूंगा शायद मैं आज, देखता हूँ, क्योंकि अभी साइंस के भी लेक्चर हैं, अभी जो है साइंस वाले और इसी के साथ में हिस्ट्री वाले, अभी तो शायद इकोनॉमी वाला लेक्चर आएगा 11 बजे, ठीक है। तो देखता हूँ कहीं सेट होगा तो मैं टेलीग्राम पर उसका पूरा शेड्यूल डाल दूंगा, उसके साथ में आप लोग जरूर कनेक्ट रहिएगा। तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शानदार तरीके से मेहनत कर लगो, रिजल्ट आएगा तो फिर मजा आएगा जिंदगी जीने में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।